नमस्कार। आज हमारे साथ है मिस्टर राजेश शाह फ्रॉम सामखियाड़ी एवरीडे हर्बल ब्यूटी केयर प्राइवेट लिमिटेड के फाउंडर एंड सीईओ। उनकी एक खास बात जो मुझे लगती है वो ये कि सामखियाड़ी, अगर आपको मतलब काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा, गुजरात का एक बहुत छोटा सा टाउन है जो गुजरात के साउथ वेस्ट पार्ट को नॉर्थ वेस्ट पार्ट पे कनेक्ट करता है। इट्स अ वेरी मतलब एक छोटा सा नैरो जगह है जहां से दोनों ऊपर का कच्छ और नीचे का सौराष्ट्र दोनों मर्ज होते हैं, जो आपने मैप पे देखा होगा। वहां पे एक छोटा सा सिटी है, वहां पे एक इंडस्ट्रीज एस्टेब्लिश की है उन्होंने। और अभी काफी सारी बड़ी ब्रांड्स के लिए भी काम करते हैं, खुद की भी ब्रांड चलाते हैं ब्यूटी केयर के, और मल्टीपल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स है। तो आज हम उनसे बात करेंगे। वेलकम राजेश भाई, थैंक यू फॉर कमिंग डायरेक्टली फ्रॉम सामखियाड़ी से, आप यहाँ तक हमारे लिए आए, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर द। आप थोड़ा हमें आपके बारे में बताइए। आप क्यों पहले तो क्या जर्नी रही है? आप एक बहुत ही मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड से आते हैं, और यहाँ से आपने ये बिजनेस कैसे स्टार्ट किया? मतलब ये कैसे क्लिक हुआ, और वो कैसे भी सामखियाड़ी में क्यों किया, और कैसे वो पूरा स्केल अप हुआ? तो हम आपसे ये पूरी स्टोरी सुनना चाहते हैं। उसमें वो वैसी ऐसी बात है कि मैं बचपन से आरएसएस के साथ जुड़ा हुआ था। आरएसएस की दैनिक शाखा उस समय में रेगुलर जाता था। और जब भी मैं 8वीं 9वीं कक्षा में था, तभी उस समय राजीव जी दीक्षित का स्वदेशी आंदोलन बहुत जोरों पे चल रहा था। जिनका करीबन 10-11 साल पहले देहांत हो गया, राजीव जी दीक्षित, उनका स्वदेशी आंदोलन बहुत जोरों पे चल रहा था। तो उनके साथ वेकेशन में मुझे उनका एक कच्छ का प्रवास शेड्यूल हुआ। तो मुझे वेकेशन में कच्छ और नॉर्थ गुजरात और राधनपुर, पालनपुर, पाटन तरफ का जो एरिया है, तो उनके साथ में प्रवास में गया। तो करीबन उनके साथ में ही मैंने 15 दिन तक प्रवास किया। और एक स्वयं सेवक के तौर पे कि राजू जी, जहाँ पे राजीव जी का प्रवचन होता है, तो बाहर उनकी कैसेट, सीडी, उस समय सीडी भी नहीं थी, ऑडियो कैसेट, उनकी किताबें, वो सब सेल करना। और वैसे राजीव जी के साथ हमारा धीरे धीरे संबंध बनता गया। और तभी से कभी इंडस्ट्रीज करनी, ये करना, वो करना, ऐसा कुछ कभी हमने सोचा भी नहीं था, लेकिन कुछ करना है। और उनको राजीव कुछ ऐसा स्वदेशी करना है कि एक बात थी कि हम विदेशी 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 बोलते रहेंगे, लेकिन उसका स्वदेशी अल्टरनेट ऑप्शन जब तक हमारे पास नहीं रहेगा, तो लोगों की जरूरियात तो है, मार्केट की जरूरियात है, लेकिन हमारे पास कोई स्वदेशी के ऑप्शन रहने चाहिए ना। तो वो स्वदेशी में ही कुछ प्रोडक्ट डेवलपमेंट करना, कुछ काम करना। और राजीव जी हमेशा बोलते रहते थे कि भाई, जिसमें कम टेक्नोलॉजी हो, जीरो टेक्नोलॉजी हो, वो सभी चीज़ें, वो जो सभी चीज़ें हैं, वो सभी चीज़ें स्वदेशी में होनी चाहिए, ये स्वदेश में बननी चाहिए। एग्जाम्पल, हमें जम्बो एयरक्राफ्ट बनाना है, हमें मेट्रो लाना है, हमें बुलेट लाना है, जिसमें बहुत टेक्नोलॉजी रहती है, तो हम कोलैबोरेशन करें, टेक्नोलॉजी की विरोधी नहीं है। और हमारा जो संस्कृति है वो विश्व बंधुत्व की संस्कृति है, तो उसके विरोधी नहीं है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक स्वरोजगार पैदा नहीं हो, और बाहर की लाई हुई जीवन, जिसमें कुछ कन्फेक्शनरी प्रोडक्ट है, बिस्किट जैसी है, आइसक्रीम जैसी प्रोडक्ट्स है, या तो कॉस्मेटिक्स है, एफएमसीजी है, तो उसमें तो हमारे पास हमारा बहुत पुराना आयुर्वेद है। और इतना पुराना मतलब आज से 5000 साल पहले का हमारे पास आयुर्वेद है। तो उसमें से ये कॉस्मेटिक्स और सौंदर्य प्रसाधन की बहुत सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई है। और हमारे एक राजर्षि जिसको बोला जाता है, भृतुहरि महाराज को, महाराजा भृतुहरि, उन्होंने सौंदर्य शतक नाम का एक ग्रंथ लिखा है, कि उस समय में उन्होंने वैराग्य शतक भी लिखा और सौंदर्य शतक भी लिखा, दोनों लिखा। तो सौंदर्य शतक नाम का मतलब उस समय से हमारे यहाँ पे सौंदर्य है। तो वो सौंदर्य, तो हमारे पास इतनी सारी ब्यूटी है, हमारे पास इतना सारा फॉर्मुलेशन है, इतने सारे संशोधन है, तो हम ही क्यों अपनी स्वदेशी प्रोडक्ट्स नहीं बनाए? तो ऐसा मन में धीरे धीरे विचार आने लगा। और एक मुझे किताबें पढ़ने का शौक है, तो एक समय पे गांधी जी की किताबें बने बैठी। तो मुझे गांधी जी आज़ादी के आंदोलन के नेतृत्व कर रहे थे, वो एक लेकिन एक चीज़ मैंने उनकी सुनी, एक बहुत सफल अर्थशास्त्री भी वो थे। ये कैसे कि एग्जाम्पल कि भाई, उन्होंने
खादी और ग्रामोद्योग का विचार दिया कि आज हम मानते हैं कि मल्टीपल प्रोडक्ट्स के मॉल, हम ऐसा मानते हैं कि ये कॉन्सेप्ट फॉरेन से आया, वॉलमार्ट से आया या और किसी ब्रांड से, हम ऐसा मानते हैं कि मल्टीपल मॉल 1930 में, मतलब आज से करीब करीब 100 साल पहले, 4-5 साल 6 साल बाकी है, 100 साल पहले गांधी जी ने खादी भंडार का स्वप्न देखा था। खादी भंडार क्या था? खादी और ग्रामोद्योग भंडार। आज भी आप कोई खादी और ग्रामोद्योग में भंडार में जाओ तो वहाँ पे आपको कपड़ा भी मिलेगा, रेडीमेड गारमेंट भी मिलेगा, वहाँ पे आपको चटाई भी मिलेगी, अचार भी मिलेगा, गुलाब जल भी मिलेगा, हेयर ऑयल भी मिलेगा, शैम्पू भी मिलेगा। तो बहुत सारे हैंडीक्राफ्ट आइटम भी मिलेंगे। वो हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट मल्टी, उन्होंने क्या सोचा, गांव में प्रोडक्शन हो और शहर में सेल हो। और उन्होंने एक हिंद स्वराज में ऐसा लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति या परिवार की जरूरत उसके 100 किलोमीटर के परिप्रेक्ष्य में पूर्ण होनी चाहिए, कि उसका जो 100 किलोमीटर सिवाय 2 चीज छोड़ के, एक नमक और एक शक्कर, क्योंकि भारत में हर जगह पे नमक नहीं होता है, पॉसिबल नहीं। नमक होता क्या है, वहाँ पे समुद्री तट चाहिए, एमपी है तो एमपी वाला समुद्री तट कहाँ से लाए, वैसे यूपी है तो यूपी वाला समुद्र तट कहाँ से लाए, तो एक नमक। और दूसरा शुगर के एग्जाम्पल सेक्टर है कि राजस्थान है, कच्छ जैसे डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पानी की दिक्कत है, वहाँ पे खेती नहीं होती है, शुगर मतलब जो भी गन्ने की खेती उसमें नहीं होती है, तो वो सेक्टर, उसको 2 चीज को छोड़ के बाकी की सभी चीजें किसी भी परिवार को उसके 100 किलोमीटर के परिधि में से मिलनी चाहिए। तो उन्होंने वस्त्र का, बाकी तेल का, उन्होंने साबुन बनाने की फॉर्मूला के लिए गांधी जी ने अपने जीवन के 10 दिन दिए कि साबुन कैसे बनाया जाए। वो उतने हिंद स्वराज में उन्होंने लिखा हुआ है कि कैसे इसको बनाया जाए। तो उन्होंने हर एक चीज में अर्थशास्त्री के तौर पे इन्वॉल्वमेंट डाला। दूसरा उन्होंने ये सोचा था कि किसी को रोजगारी मिले, तो हमारा देश किसान प्रधान है, खेती प्रधान देश है, और ज़्यादातर खेती आज भी और उस समय तो ज़्यादा बारिश के आधार पे रहती थी। तो बाकी के समय पे जब भी लोग फ्री हो तो व्यसन में पड़ जाते थे, अंधश्रद्धा में पड़ जाते, उनको कुछ प्रवृत्ति मिलनी चाहिए। तो उन्होंने पूरक रोजगारी के तौर पे खादी के वस्त्र बनाने का, खादी की कताई, रुई की कताई करने का, खादी के वस्त्र बनाने का एक काम सबको दिया, जिससे क्या हुआ, उन लोगों को एक काम मिला, एक समय पसार करके अर्थोपार्जन का करने का पूरा मौका मिला। और वो उन्होंने एक मूवमेंट के तौर पे खादी को आज़ादी के आंदोलन के साथ जुड़ा। और उस समय की जो कांग्रेस थी उसके झंडे में भी चरखे का उन्होंने चरखे का फोटो लगाया, सिंबल लगाया। मतलब उस टाइम तक उनको पूरी प्रसिद्धि दी कि खादी एक वस्त्र नहीं है, विचार है। तो वैसे वैसे ये दोनों विचारधाराएं मन में थी और मेरी पढ़ाई भी वहीं पे हुई थी। तो मैं ऐसा सोच रहा था कि कुछ करना है, और राजीव जी बोल रहे थे गाँव में करना है। तो मैंने सोचा कि कुछ हम गाँव में करें, क्या कर सकते हैं। और मेरी पढ़ाई एसएससी तक ही हुई। एसएससी तक में पढ़ा तो इतना टेक्निकल नॉलेज नहीं था मेरे पास, लेकिन मैंने ज़्यादातर हमारे आर्य विषय के जो सरल भाषा में लिखा हुआ है, फिर वाग्वत संहिता का गुजराती अनुवाद जो संस्कृत साहित्य प्रकाशन मंदिर ने निकाला है, वो मैंने पूरी पढ़ाई की। तो उसमें भी इतना सारा कंटेंट है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए, दूसरा कुछ भी अब नहीं करो तो भी उसमें उतना सारा कंटेंट है कि पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। तो एक कुछ स्टार्टअप करना था उस समय पे, ब्रांडिंग, इंडस्ट्रीज, वो सब वर्ड माइंड में थे ही नहीं। कुछ गांव में करना है, अपने गांव में कुछ करना है, ऐसा थोड़ा बहुत सोचा। और हमने उस समय की एक योजना चल रही थी, क्योंकि हमारे पास पूंजी तो थी नहीं, पिताजी प्राइवेट कंपनी में जॉब करते थे, तो घर पे कोई पूंजी नहीं थी। तो उस समय 2003-04 में वाजपेयी बैंकेबल योजना करके एक स्कीम चल रही थी। उसमें से मैंने 1 लाख रुपए की लोन ली और उसमें से मैंने छोटे छोटे लेवल पे काम चालू किया। तभी उतने भी समझ नहीं थी कि इसके लिए लाइसेंस लेना पड़ता है, एफडीए का लाइसेंस लेना पड़ता है, वो लाइसेंस लेना है, उतनी भी समझ नहीं थी कि भाई चलो हम चालू करके धीरे धीरे सेल होना चालू किया। और 2005 में
एक वो अहमदाबाद KVIC खादी एंड विलेज इंडस्ट्रियल कमीशन की ऑफिस में एक विजेंद्र सिंह जी करके थे। वो मुझे एक जगह पे मिले, जिसे मतलब वैसे ही मिलना हुआ उनसे, और उन्होंने मुझे KVIC के बारे में समझाया। और एक गवर्नमेंट अधिकारी यदि चाहे तो वो कैसे जोत जला सकता है, उसका एक उदाहरण है विजेंद्र सिंह जी। उन्होंने मुझे अप्रोच किया कि आप इतना काम कर रहे हो तो आप खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में से एप्लीकेशन करो, मैं आपको लोन में दिला देता हूँ। तो मुझे उस समय पेपर वर्क का भी कोई इतना ज्ञान नहीं था, लेकिन उनके मार्गदर्शन पे मैंने खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज में उस समय REGP स्कीम चल रही थी, रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, REGP। तो REGP के तहत हमने एप्लीकेशन की और 10,33,000 का हमें लोन मिला। तो 10,33,000 का जो लोन मिला उसमें से हमने काम स्टार्ट किया, और उसके बाद समय जाते जाते धीरे धीरे वो काम हमारा बढ़ता गया। बाद में हमने जो गवर्नमेंट के लॉ है ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1942, जो उसमें कॉस्मेटिक्स भी आ जाता है, उसके अनुरूप हमने एक छोटा सा यूनिट डिज़ाइन किया और हमने ब्रांडिंग का काम चालू किया उसमें। और आज करीबन हम लोग 1500 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। और मेरे दो क्वेश्चन है। एक तो इसके साथ आपने गांधी जी को जोड़ा, तो गांधी जी के लिए मेरे दो क्वेश्चन है। तो कई लोगों की एक कमेंट्स रहती है, मतलब मैं आपको जानता हूँ, आप फिलोसॉफिकल डिस्कशन में भी बहुत हमारा होता रहता है। तो गांधी जी का कई बार क्रिटिसाइजेशन ये होता है कि गांधी जी जब इतना सारा मतलब अवेलेबल था फैब्रिक्स, इंडिया का फैब्रिक फेमस था ऑल द वर्ल्ड, तो खादी वाज द वेरी इंफीरियर, बहुत ही एकदम इंफीरियर फैब्रिक था। तो गांधी जी ने इंफीरियर फैब्रिक क्यों प्रमोट किया? तो गांधी जी तो कोई भी और फैब्रिक भी प्रमोट कर सकते थे, बट नहीं, गांधी जी ने ये क्यों किया? तो कई लोग ऐसा बोलते हैं, मतलब आई जस्ट गोट अ कमेंट फ्रॉम द पीपल, तो वो बोलते हैं कि भाई गांधी जी ने थोड़ा इंफीरियरिटी कंट्री को दिखाने के लिए इंफीरियर फैब्रिक को प्रमोट करना चालू किया। आपके इसके ऊपर क्या टेक है? मेरा तो ऐसा बहुत क्लियरली मानना है, जो गांधी जी के बारे में कमेंट करते हैं या तो वो उन्होंने गांधी जी को पढ़ा नहीं है, या तो गांधी जी को सिर्फ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के जो मैसेजेस आते रहते हैं उसके 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 माध्यम से ही गांधी जी को जाना है। गांधी जी आज के समय में गांधी जी होते तो वो सोशल मीडिया भी यूज़ करते, वो AI भी यूज़ करते। मतलब गांधी जी कोई एक जड़ मान्यता, जड़ विचारधारा में नहीं थे, तो खुद चेंज होते रहते थे। उन्होंने खुद कहा, एक बार उनके जो PA है नारायण भाई देसाई, उन्होंने पूछा उनको कि आपकी मन कौन सी बात सच्ची माने, पहले आपने ये बोला था, उसके बाद आपने ये बोला था, मेरी अंतिम बात को आप सत्य के रूप में समझना, और आपको कोई और सत्य मिले तो उस पर आप मनोमंथन करना। मतलब मैंने बोला वही पत्थर की लकीर, ऐसा नहीं था, वो फ्लेक्सिबल थे। दूसरा, गांधी जी एक हमारे समाज का सबसे बड़ा एक मुद्दा था अस्पृश्यता, जो आज भी कहीं कहीं माइंड सेट में है। आज भी कोई सोसाइटी में फ्लैट लेने जाए, आज भी कोई छोटे से गांव में अस्पृश्य समाज का कोई व्यक्ति फूड की रेस्टोरेंट चालू करे, या तो अच्छे से अच्छी क्वालिटी का फूड बनाए, हाइजीन बनाए, तो भी वो ज्ञाति समाज के आधार पे उसका मूल्यांकन होता है। तो ये फलाना समाज का है, फलानी ज्ञाति का, आज़ादी के 75 साल के बाद थी। तो उस समय तो ऐसे कोई कानून नहीं थे, संविधान भी हमारा अमल में नहीं आया था, तो क्या परिस्थिति रहेगी? तो समाज के अंतिम वर्ग को कैसे मुख्य प्रवाह में लाया जाए? तो वर्कर ज्ञाति है जो महद अस्पृश्य समाज में से आती थी उस समय में। तो समाज के छोटे से छोटे वर्ग को कैसे मुख्य प्रवाह में लाया जाए और मुख्य प्रवाह से उनको कनेक्शन किया जाए, एक चीज़ था। दूसरी चीज़, बाकी के कपड़े लीजिए तो उसमें कहीं ना कहीं पे एग्जाम्पल उस समय सिल्क था, सिल्क ले लीजिए तो उसमें कहीं ना कहीं पे बड़े पैमाने पे जीव हिंसा होती थी, आज भी हो रही है। सिल्क के कीड़े, वो सब सिल्क के रेशे निकालते, उसमें से बहुत बड़ी जीव हिंसा होती थी भी। दूसरा कि सिल्क हर जगह पे कॉमन अवेलेबल भी नहीं था। दूसरे और भी तो खादी ऐसी चीज़ है कि रुई बनती है, रुई कॉटन, जो भारत के महत्तम विस्तार में
और उस समय मैं भारत जब बोल रहा हूँ तो उस समय था आज का पाकिस्तान भी भारत में आ गया, आज का बांग्लादेश भी भारत में आ गया। बृहद भारत जिसको बोलते हैं, अखंड भारत बोलते हैं, उसमें रुई कॉमन हर जगह पे रुई की खेती हो। तो नहीं है तो आप स्टोर कर सकते हैं, जो नहीं होता है आपका केस नहीं हो तो रुई आप स्टोर कर सकते हैं। दूसरा, रुई की पूरी प्रोसेस में हर स्टेज पर किसी ना किसी को स्वरोजगारी मिलती है कि भाई रुई निकालो खेत में से, उसके बाद उसका कॉटन, उसके जो होता है उसमें से काला हो, जो उसमें से आप उसका कॉटन निकालो, वहाँ से लेके पूरी जो प्रोसेस है हर एक स्टेप पे उसको रोजगारी मिलती है। दूसरा, रुई की खेती को एक बहुत अमर्यादित पानी की भी जरूरत नहीं है, एक न्यूनतम पानी में रुई की मतलब कापूस की खेती हो सकती है। वो बृहद विचार करती है कि भाई समाज के, और दूसरा कि उसके लिए कोई चरखा के अलावा उसकी रुई में से जो सूतर की आटी जो सूतर बनता था, जो कपड़े बनाने में बाद में यूज होता था, तो वो चरखे के सिवा किसी और बहुत बड़े संसाधन की कोई जरूरत नहीं थी। ऊर्जा के कोई स्रोत, मानव ऊर्जा को छोड़ के किसी ऊर्जा की और स्रोत की भी जरूरत नहीं थी। मतलब उन्होंने बहुत बड़ा विचार करके वो खादी का उन्होंने आविष्कार किया और खादी उनको मुख्य प्रवाह में लाया। और आज के समय में भी खादी इको फ्रेंडली वस्त्र के नाम पे, भाई पॉल्यूशन फ्री प्रोसेस के नाम पे, ऐसे वर्ड में आज खादी पूरे दुनिया में पॉपुलर हो रहा है। तो उसका मेन कारण है कि वो इको फ्रेंडली है, और सबसे ज़्यादा ये उसमें मानव श्रम को स्वरोजगार मिलता है। क्योंकि जो रूरल इंडिया है वहाँ तो 4 महीने अगर बारिश है उसके बाद तो आपके पास 6-8 महीना काम आप खाली है। कुछ काम है ही या नहीं। पुरुष अगर खेत पे जा रहे हैं तो स्त्री घर पे खाली है, या स्त्री खेत पे जा रही है तो पुरुष खाली है। 2-3 महीना तो आपको पूरा मिल जाता है, समर का तो है। पूरा मिल जाता है, मतलब स्वरोजगारी का पूरा माध्यम है। और दूसरा, कॉटन आप स्टोर कर सकते हो, वो कभी भी आप उसकी रोटी कटाई करते हो उसमें से धागा निकाल सकते हो, उसकी सूतर, और वो वनकर को देना है, वनकर उसमें से खाली वस्त्र। तो वहाँ का वहाँ गाँव में ही पूरा सेटअप हो जाए, जैसे बने लोकल लेवल पे ही आपका प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों हो। प्रोडक्शन और कंजप्शन दोनों लोकल लेवल पे ही हो जाए, और उसके लिए ज्यादा संसाधनों की जरूरत भी नहीं। और दूसरा एक वो भी था कि बारडोली सत्याग्रह का मैं जब पढ़ रहा था तो वो था कि जो गांव में जो सूतर का जो काम करती थी, तो सत्याग्रह के लिए जो अमाउंट चाहिए उसके लिए वो सूतर की जो आटी होती है वो गिफ्ट करती थी कि हमारी तरफ से 50 आटी आपको गिफ्ट में मिल रही है सत्याग्रह के लिए। नहीं, गांधी जी, महात्मा गांधी जी प्योर राजनेता भी थे, प्योर मुत्सदी भी थे, और बहुत अच्छी व्यापार दृष्टा भी थे। हाँ, बिजनेस मॉडल थे। बिजनेस मॉडल उनके माइंड में था। उन्होंने जब भी उस समय की कांग्रेस को जब भी पैसों की जरूरत पड़ी, तभी उन्होंने उनके सब ऑटोग्राफ लेने के लिए आते थे। तो उन्हें उस समय क्या था, जिसको मेरा ऑटोग्राफ लेना है उसको करीबन, मुझे एग्जैक्टली फिगर याद नहीं है, लेकिन 5 रुपये, जैसा 5 रुपये बहुत बड़ी चीज़ थी, बहुत बड़ी चीज़ थी। तो ऑटोग्राफ लेने के लिए 5 रुपया कांग्रेस के फंड में, कांग्रेस की राशि में जमा करवाना पड़ते थे। और दूसरी चीज़ मैं बताऊं कि आज हम लोग साम्यवाद मार्क्सवाद को माने तो वो पूरे कामदारों के तरफ ही है, लेबर खाली। आज मान लो रसिया ख़त्म हो गया, हमारा वेस्ट बंगाल साम्यवादी विचारधारा ने उसने थोड़े बहुत अंश पे एक्सेप्ट की, कोलकाता इस समय के भारत का की आर्थिक राजधानी जो मानी जाती थी वो साम्यवादी आने से ख़त्म हुई थी। लाखों केरलियन केरल के बाहर है, लेकिन केरला में जो इंडस्ट्री डेवलप होनी चाहिए वो नहीं हो रही है क्योंकि साम्यवाद है। तो एक तरफा कानून साम्यवादी था, दूसरा मूढ़ीवादी देश थे जो पैसों के ऊपर थे। लेकिन महात्मा गांधी जी ने आज से 80 साल पहले भी एक संस्था बनाई, उसका नाम था मजूर महाजन संघ। मतलब मजूर भी आया, महाजन भी आया, मजूर मतलब लेबर, और महाजन भी आया। मजूर को उन्होंने पहले रखा, महाजन शब्द वो चाहते तो महाजन मजूर संघ भी बना सकते थे, लेकिन मजूर महाजन संघ थी उन्होंने थॉट प्रोसेस है वो बहुत क्लियर। हाँ, तो उन्होंने ऐसा बोला कि दोनों एक दूसरे के विरोध से नहीं चलते। और वो एक ऐसी शख्सियत थी कि वो मान लीजिए कि वो कामदारों के सामने, कामदारों के हित के लिए अनशन पे भी उतर सकते थे, और उसी दिन शाम को वो कस्तूरबाई लाल भाई को भी मिलते थे। कस्तूरबाई उनको उस समय की कांग्रेस में फंड भी दे दिए थे। जिस दिन बहुत बड़ा फंड का क्राइसिस था तो एक गाड़ी आती है और फंड लेके जाती है, फंड लेके जाती है।
तो जिसके सामने वो उपवास में उतरे, अनशन पे उतरे हैं, और ऐसा नहीं कि वो चोरी छुपे फन लिया, वो जाहिर में लिया होता है उन्होंने। वही हमको पता है, वरना तो हमको पता आपको भी नहीं पता। बराबर है। तो वो उन्होंने समन्वय की संस्कृति दी कि दोनों के बीच में एक मतलब आज लेबर लॉ है, कई कई जगह पे हम लोग देखते हैं कि भाई लेबर लॉ ही इतने हावी हो जाता है कि आदमी इंडस्ट्री नहीं चला पाता। जैसे मैंने वेस्ट बंगाल का बोला, केरल का बोला, जहाँ पे भी साम्यवादी मार्क्सवादी प्रभाव वाली सरकार रही है उसमें ऐसा हुआ है। लेकिन उन्होंने रशिया खत्म हो गया, मेरा कई साम्यवादी देश खत्म हो जाए, तो उसका और जो भी मूढ़ीवादी देश है वो पूरे उपभोक्तावादी बन रहे हैं। वो उसमें भी एक जो एक मर्यादा होनी चाहिए मूढ़ीवाद की, वो नहीं है, तो वो उपभोक्तावादी बन रहे हैं। तो महात्मा गांधी जी ने दोनों का समन्वय किया था। तो वो उस समय उन्होंने बहुत सोच समझ के ये किया था। वो आज के परिप्रेक्ष्य में उतना ही प्रस्तुत है। वो तो है। और दूसरा, आप जो एक रेस्टोरेंट चलाते हो सामखियाड़ी में, गांधी जैन सात्विक भोजनालय, तो हाँ, तो उसमें भी जब मैंने पहली बार विजिट किया था, आई थिंक 2017 या 18 में मैंने विजिट किया था, तो आपने पूरा गांधी एज ए एंटरप्रेन्योर के बारे में लिखा है जी। तो वो मतलब आप थोड़ा एक्सप्लेन करेंगे आपको वो आइडिया कहाँ से आया पहले? वो तो कोई प्लानिंग नहीं था। हमारे स्टाफ जो है उनके लिए मैं कैंटीन का प्लानिंग कर रहा था, और सामखियाड़ी हमारा ऐसा कच्छ का प्रवेश द्वार है। और आज कच्छ डिस्ट्रिक्ट भारत में सबसे ज़्यादा तेजी से डेवलप होने वाला डिस्ट्रिक्ट में प्रथम क्रमांक पे है। और मैं बात बताऊँ कच्छ की थोड़ी, तो भारत के करीबन 9 राज्य से बड़ा कच्छ डिस्ट्रिक्ट है, और दुनिया के 63 कंट्री 63 कंट्री से बड़ा हमारा कच्छ डिस्ट्रिक्ट है। बाय जियोग्राफिकल एरिया, बाय जियोग्राफिकल एरिया। और दुनिया का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे समुद्र भी है, रण भी है। रेगिस्तानी रण अलग है, कच्छ का नमक वाला रण है, रेगिस्तान अलग चीज है। रेगिस्तान है, पर्वतें भी है, नदियाँ भी है, और ग्रीनरी भी है। हमारे मांडवी, मुंद्रा, आपको और ग्रासलैंड भी है। ग्रासलैंड भी है। और पूरे सौराष्ट्र के बाकी के 8 जिलों में जितनी नदियाँ नहीं है, उससे ज्यादा नदियाँ सिर्फ कच्छ में है। 90 के अराउंड है नदी है वहाँ। नहीं, उससे भी ज्यादा है। पूरी इतनी नदियाँ, भले 12 मास पानी वाली एक भी नदियाँ नहीं है। 90 से ज्यादा। 90 से ज्यादा है। 12 मतलब पूरा साल पानी रहे वैसे ही नदियाँ नहीं है। लेकिन सबसे ज्यादा नदियाँ भी यहाँ पे है। तो एक भौगोलिक विविधता से भरा एक डायनासोर फॉसिल पार्क भी है, फॉसिल पार्क, इंडस वैली सिविलाइजेशन भी है। यू जस्ट टेक अ नेम। और गुरुद्वारा लखपत का गुरुद्वारा, दैट्स अ फेमस वन। नानक साहब वहाँ से ही उन्होंने सऊदी की यात्रा शुरू की थी। मक्का मदीना वहीं से गए थे, ऐसा बोला जाता है। उस समय वो पूरा बंदर था, उसका नाम ही लखपत है। मतलब एक समय पे ₹1,00,000 की आवक वहाँ पे थी। लाख कोड़ी बोलता है। वो पेट्रोल की आवक उतनी थी उस समय पे। तो कितना बड़ा आवाज ट्रेड सेंटर रहेगा। तो वो पूरा मानवीय बंदर है, जहाँ पे ऐसा बनता है कि 84 बंदरों के वाउट है, मतलब 84 अलग अलग जो दुनिया के बंदर है उसके वहाँ पे शिप्स आते थे, जाने थे। आज टाइस की टेक्नोलॉजी है, जो तो हमारा इंडिया नंबर 1 है मॉनवी की वजह से। वो टाइस की टेक्नोलॉजी मानवी के एक खलासी ने डेवलप की थी। वो सबसे पहले भुज के जो हमारे राजा साहब का जो महल है, सबसे पहली टाइल्स भारत की वहाँ पे बना के लगाई थी। बाद में टाइल्स पूरी दुनिया में फैली। तो वो कच्छ कई विविधताओं से भरा है। और मैं आपको बोलूँ कि भारत की सबसे पहली मस्जिद ये वो भद्रेश्वर में, जो भद्रेश्वर जैन धर्म का भी बहुत बड़ा तीर्थ है। भारत की सबसे पहली मस्जिद भद्रेश्वर में बनाएगी। क्यों बनाएगी? क्योंकि वो पास में मानवीय बंदर में जो भी बाहर की कंट्री से जो भी मुस्लिम बंधु आते थे, उनको वहाँ पे अपने जो भी ईश्वर है, अल्लाह है, उनकी इबादत करने का एक स्थान भी है। मतलब ऐसा नहीं कि आप यहाँ, मतलब हमारी जो भावना है कितनी विस्तृत थी कि भारत की सबसे पहली मस्जिद भी भद्रेश्वर में बनाई गई, जो आज भी कार्यरत है। तो और वो जगह पे जहाँ पे जैन इन्फ्लुएंस है, यहाँ पे जैन धर्म का सबसे प्राचीन जो जैन परंपरा, जैन विरासत के जो 5-10 जो प्राचीन, जैसे पालिताना है, समन सीकर है, गिरनार जी है,
वैसे वैसे जो 5-10 में से एक भद्रेश्वर है, जो उसको वसई तीर्थ बोला जाता है। और जडरूसा सेठ थे, जो उसकी गुजरात के इतिहास में बहुत अच्छी तरह से जिनकी ये नॉन है, जडरूसा जो गुजरात में अकाल पड़ा था, वो 3 साल तक जिन्होंने पूरे गुजरात को खाना खिलाया था, वो जडरूसा भी वही के थे। और आज भी कोई दानवीर होता है तो उसको बोला जाता है जडरूसा जैसा है ये। तो मतलब वो तरीके से उन्होंने वो वहाँ पे रहते थे। और उनके मतलब वो तभी दानवीर तभी बनते रहे थे जब भी वहाँ पे उनको उनका बिजनेस रहेगा, बिजनेस के आधार पे आवाज जमानो ट्रेड होता रहेगा। उसके बल पे पैसा आने के बाद भी व्यक्ति दानवीर बन पाता है। तो वैसा था वहाँ पे वो। तो फिर आपने ये कच्छ का जियोग्राफी देख के वहाँ रेस्टोरेंट हाँ तो मैं वो चीज़ किया था वो रेस्टोरेंट। तो हमने स्टाफ की कंपनी के लिए कैंटीन बनवाई थी। और कैंटीन में फिर आते जाते लोग जो तो फूड वो बोले हमें अच्छा खाना खाना है। और दूसरा कि आज एक बड़ा वर्ग है जिनको शुद्ध जो रेगुलर ट्रैवलिंग करते हैं, उनको रेगुलर ग्रेवी वाला खाना, फूड कलर वाला, वो जैसे चाइनीज़ पंजाबीज, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। और हम जिसको पंजाबी बोल रहे हो वो रियल का पंजाबी है नहीं मतलब वो पंजाब के ना पंजाब रियल पंजाबी खाओ तो आप खाते रह जाओ, लेकिन ये तो सब रियल ग्रेवी वाला है। तो उनको नॉर्मल फूड चाहिए था। तो हम लोग जैन कम्युनिटी से, तो हमने वहाँ पे जैन रेस्टोरेंट का प्रारंभ किया। और साथ में भी जो भी हमने खादी भंडार भी चालू किया। और नई जनरेशन को गांधी और खादी के बारे में सही प्रोसेस का पता चले, उसके लिए पूरा एक हमने प्रदर्शन लगवाया कि गांधी जी क्या थे। मतलब आज क्या होता है कि एवरेज पढ़ना बंद हो गया है। आज मान लो गुजरात की बात करें तो अच्छे से अच्छे राइटर की कॉपी भी एवरेज, फिर कुछ अपवाद हो सकते हैं, 2000 से ज़्यादा नहीं बिक रही है अच्छे से अच्छे राइटर की कॉपी भी। जहाँ 6 करोड़ गुजराती आबादी हो, जहाँ परिवार गिनो तो करीबन 1.25 करोड़ गुजराती परिवार हो, वह 2000 और वहाँ पे सिर्फ 2000-13,000 कॉपी मुश्किल हो जा रहा है। उसके समय वैसे समय में गांधी जी ऐसे है कि एक ही गुजराती बुक है और पूरे भारत की धर्मशास्त्र को हम छोड़ दे, भगवद गीता उनको छोड़ दे, तो किसी पर्सनल राइटर की लिखी हुई महात्मा गांधी जी की जो आत्मकथा है सत्याना प्रयोगो, वो विश्व की लगभग सभी भाषाओं में अनुवादित हुई है। और भारत की तो सभी भाषा में आज भी सबसे ज्यादा बिकने वाली बुक धर्मशास्त्र को छोड़ दे तो सबसे ज्यादा हर साल जो रहती है वो महात्मा गांधी जी की आत्मकथा रहती है। आज के दिन समय में भी तो जो नई जनरेशन है वो गांधी जी के बारे में थोड़ा जाने, थोड़ा समझे, खादी के बारे में समझे, स्वदेशी के बारे में समझे। तो वो हमने कोई उसका हमने एक्सेल शीट बनाया था, नहीं कोई प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाया था, नहीं कोई कॉमर्शियल हमने कुछ बनाया था। बस ऐसे ही बना और गांधी और सबको कौन से पसंद आया। तो आज भी वो बहुत अच्छे से चल रहा है। उसमें हमने सभी स्वदेशी प्रोडक्ट्स रखी। हमने ऐसा एक नियम लिया था कि हमारे रिटेल आउटलेट में एक भी विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनी की कोई भी प्रोडक्ट्स नहीं रहेंगी। तो आज भी नहीं है। और हम फूड कलर यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग मैदा यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग किसी भी प्रकार का प्रिजर्व या प्रिजर्वेटिव यूज़ नहीं करते हैं। हम 1-2 चीज़ को छोड़ के जो कंपल्सरी डालना पड़ता है ऐसा छोड़ के सोडा भी यूज़ नहीं कर रहे हैं। और ऐसी हम लोग एक ऑप्शन अभी हमने नया डेवलप कर रहे हैं कि शुद्ध हम लोग नमक भी जो समुद्री नमक है उसको भी बंद करके सेंधा नमक का हम लोग ने यूज़ चालू किया है। अच्छा, हमारी किचन में कोई भी बंदा जब भी चाहे विदाउट परमिशन वो किचन हमारा चेक कर सकता है। कहीं पे लिखा होता है कि नोट एंट्री नोट अलाउड, ऐसा नहीं है। कोई भी बंदा किचन चेक कर सकता है। और हमने वहाँ तक कि भाई कुछ भी आपको गोडाउन भी चेक, तो हमारा जो जिसको स्टोर रूम बोलना है वो भी चेक करना है तो भी कर सकते हो, उसका फ्रीडम दिया। और कोई उसका कॉमर्शियल पर्पस नहीं था, लेकिन वो अच्छा सा डेवलप होते दिया। और कई बार जो सोचा नहीं था लेकिन उसका एक लोगों को फायदा हुआ। कुछ जो धर्म संप्रदाय की मान्यता होती है, एग्जाम्पल जैन समुदाय है, स्वामीनारायण समुदाय है, वैष्णव संप्रदाय है, अलग अलग संप्रदाय ब्रह्मा कुमारी है, और दूसरे भी फॉलोअर है, दादा भगवान संप्रदाय के फॉलोअर है। सबको बिना लहसुन प्याज का फूड चाहिए। होटल में कहीं ना कहीं मिक्स होता है, कुछ लोग नहीं खाते थे। आज ऐसे भी लोग हैं जो कहीं पे बाहर का फूड नहीं खाते लेकिन हमारे यहाँ पे खाता है, क्योंकि हमारे यहाँ पे वो किचन में अलाउड नहीं है।
तो वो एक हमारी जैन मान्यता के हिसाब से हम लोग उसको चला रहे हैं, और वो उसके साथ में रिटेल आउटलेट है, तो दोनों अपनी ओर से चल टुगेदर हो जाए। ये मैंने देखा था। किचन में जाना तो अलाउड है, पर जो रेस्टोरेंट है या मतलब डाइनिंग एरिया जहाँ पे लोग बैठ के खा रहे, वहाँ पे आपने सीसीटीवी, हाँ, किचन का सीसीटीवी लगाया था कि जैसे बन रहा है, जैसे उसमें आएगी ना, वो आप आराम से देख सकते हो। उसका हमने किचन का लाइव सीसीटीवी हमने उसमें ले जाया, और डाइनिंग आज भी ले जाया हुआ है। आप लोग के टाइम पे तो 5 स्टार रेस्टोरेंट में होता है कि बीच में कुकिंग एरिया जो ग्लास के केबिन में बंद है और आप बाहर बैठ के खा सकते हो। ये तो बहुत 5-6 साल पहले आई थिंक मैंने। जी। उसके बाद गवर्नमेंट का रूल्स भी बाद में आया, उससे पहले गवर्नमेंट का रूल्स भी बाद में आया। हमने तो पहले से किचन में सीसीटीवी डाल के बाहर उसको लाइव किया था। जी। और दूसरा, मतलब अभी हम आपके बिजनेस के पार्ट में आते हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री स्पेशली, जिसमें आप इतनी सारी प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो आप क्या देख रहे हैं इंडिया में कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज? अभी हम देख रहे हैं मामा अर्थ जैसी ब्रांड भी निकल रही है, मतलब इंडियन ब्रांड्स, कॉस्मेटिक ब्रांड्स अब हम फर्स्ट टाइम इन देख रहे हैं। मतलब थी भी इतनी बड़ी कोई ब्रांड नहीं थी, तो उसमें आप क्या देख रहे हैं, क्या चेंजेस आप एंटिसिपेट कर रहे हैं, क्या है आपका अंडरस्टैंडिंग? मैं आपको बोलूँ कि भारत की कॉस्मेटिक्स इंडस्ट्रीज की इंडियन ब्रांड की जर्नी 1947 से लेके लगभग 2005 तक स्थिर रही। कोई बड़ी ब्रांड उसमें 2-3 को छोड़ दे, लैक्मे है, शहनाज हुसैन है, ऐसे 2-3 ब्रांड को हम छोड़ दे तो वो उतनी कोई भी नहीं बढ़ पाई 2005 तक। लेकिन 2005 के बाद 2-3 चीज़ें ऐसी हुई, जैसे मैंने आपको बोला कि राजीव जी हमारे बीच में से ऐसे समय में विदा ले गए जब इंटरनेट का इतना व्याप नहीं हुआ था, सोशल मीडिया नहीं था, कुछ भी नहीं था, और वो समय वो विदा ले गए। आज होते तो उसका प्रभाव कई गुना और होता। उनकी हर एक बात से कोई सहमत हो नहीं हो वो अलग चीज़ है, मैं भी उनकी सभी बातों से मैं भी सहमत नहीं हूँ, लेकिन ओल्ड नॉलेज है, कुछ चीज़ें से मैं उनकी सभी बातों से सहमत नहीं हूँ, और कोई भी बौद्धिक व्यक्ति किसी की भी सभी बातों से सहमत नहीं हो सकता। लेकिन राजीव जी ने जो मूवमेंट चलाई थी, उसके बाद राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का दत्तोपंत जी ठेगरी के नेतृत्व में स्वदेशी जागरण मंच चल रहा था, जो स्वदेशी की भी बहुत अच्छी मूवमेंट चला रहा था। और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, विश्व हिंदू परिषद, भारतीय जनता पार्टी, दुर्गा वाहिनी, विद्या भारती आदि जो संगठन है संघ परिवार के, वो सभी के कार्यकर्ता, जिनकी संख्या 1 करोड़ से ज़्यादा होती है पूरे भारत में, वो सभी कार्यकर्ताओं ने अपने घर में ऐसी प्रतिज्ञा तो ले रखी थी कि हमारे घर में विदेशी चीज़ें नहीं आएंगी, तो स्वदेशी चीज़ों की डिमांड बढ़ने शुरू हुई। एग्जाम्पल मैं आपको बोलूँ कि कोलगेट था, उसके सामने हमारे गुजरात के ऊंजा का चॉइस टूथपेस्ट आया था, बहुत चला एक समय, और आज भी चल रहा है। सूरत का अमर टूथपेस्ट आया था, तो वो बहुत चला, आज भी चला, लेकिन वो बहुत लिमिटेशन थी। एंकर था वो, हाँ, एंकर तो 2000 मतलब 1998 में आया। एंकर ब्रांड टच की है, रामजी भाई एंकर वाला परिवार की ब्रांड है, और 1998 में आया, लेकिन वो एक मर्यादित स्तर पे चला, लेकिन आज भी चल रहा है। लेकिन जो भारतीय ब्रांड थे भाई, इंडियन ब्रांड, जो मैंने बोला 1947 से लेके, और उसमें भी ऐसा हुआ कि टाटा ने जो ब्रांड चालू थी लेक में, एक समय याद था, वो चालू हुई थी स्वदेशी के विचार से ही। एक बार ऐसा मैंने पढ़ा है कि भाई एक बार जवाहरलाल नेहरू जी ने टाटा ग्रुप के एमडी को बुलाया कि भाई हमारी विदेशी इंडिया में बहुत सारी हमारी फॉरेन करेंसी कॉस्मेटिक्स इंपोर्ट करने में यूज होती है, वो आप कुछ इस विषय में कीजिए। जैसे ही महात्मा गांधी जी ने गोदरेज को साबुन बनाने का बोला था, महात्मा गांधी जी ने गोदरेज बोलो तो आप ये साबुन बोल, आप ये बनाते हो, मतलब गोदरेज वो एफएमसीजी में था ही नहीं, तो गांधी जी ने बोला था कि भाई आप हमारा विदेश से साबुन आता है तो आप साबुन बनाइए। मतलब उस टाइम के नेता होती है दूरदृष्टि थी। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने जमशेदजी टाटा ग्रुप वाले को बुलाया और उनको बोला कि भाई आप कुछ बोला। उन्होंने फिर जो भाई भारत को स्त्री को लक्ष्मी किया बोला जाता है, तो लक्ष्मी के नाम पे से उन्होंने लैक्मे करके ब्रांड लॉन्च किया, और एक समय लिया था टाटा ग्रुप ने नहीं चलाया, वो उन्होंने हिंदुस्तान यूनिलीवर को दिया। 1991 विद के की दादी सेट, हाँ जी, वो साथ में गए जी। फिर
कुछ चीज़ें ऐसी हुई कि शहनाज हुसैन थी, वो चली, लेकिन वो ब्रांड ब्यूटी पार्लर के सेगमेंट तक सीमित रही। शहनाज हुसैन और उनके परिवार में भी कुछ ऐसा हुआ, तो वो एक्सपांस करना चाहते थे बहुत अच्छे लेवल पे, लेकिन वो किसी भी कारण से नहीं कर पाए। तो बाद में कोई ऐसी भारतीय ब्रांड, लेकिन 2005 के बाद हमें गर्व से कहना चाहिए, धीरे धीरे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री बढ़ती गई। कई सारी ब्रांड है, मतलब स्टेट ब्रांड जिसको बोल सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट ब्रांड भी बोल सकते हैं, लोकल ब्रांड बोल सकते हैं। ये डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है, ये स्टेट में चल रहा है। एग्जाम्पल मैं छोटा सा बताऊँ कि सूरत में 2 ब्रांड चली थी शैम्पू में, मुद्रा और ब्यूटी प्लस। कैन में आती थी, ट्रेडिशनल कोई सोच भी नहीं सकता था कि 1 लीटर के कैन में शैम्पू आए, लेकिन चली चली इतनी जोरों पे चली कि एक समय था, आज से 5 साल पहले था, तो जो बेटी विदा होती थी, उसका जो विदा होने का जो सर सामान होता था, उसमें भी 1 लीटर शैम्पू की बोतलें रखी जाती थी। मतलब वहां तक उस ब्रांड ने पेनिट्रेट किया था, चलिए, कल्चरल बिल्कुल लेवल चलिए, तक पहुंच चुकी। ग्रासरूट तक। लेकिन वो ब्रांड, वो सूरत से लेके ज्यादा से ज्यादा सूरत से कनेक्टेड सौराष्ट्र है, वहां पर वो ब्रांड चली। वो ब्रांड पूरे भारत में नहीं हो पाई, नहीं हुआ होगा। ऐसे बहुत सारी ब्रांड आई और हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे अच्छा अच्छा जमा, मतलब इंडियन ब्रांड धीरे धीरे चलती गई। उसके बाद पतंजलि जब से आई, तो पतंजलि ने खुद का बिजनेस तो किया ही, लेकिन भारतीय ब्रांड के प्रति प्रतिष्ठा भी पतंजलि ने बढ़ाई, और एक स्वदेशी का जो प्रचार प्रसार किया। और दूसरा कि 1902 के बाद जो टेक्नोलॉजी में जो आविष्कार हुए, टेक्नोलॉजी ट्रांसफर हुई, तो सभी प्रोडक्ट्स यहाँ पे प्रोडक्शन करने लगी। दूसरा कि हम नहीं बनाते थे, ऐसा नहीं था। जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर की प्रोडक्ट्स बनती थी, पीएनजी की प्रोडक्ट्स बनती थी, वो सभी भारतीय मैन्युफैक्चरर्स ही बना रहे थे, भारत में ही बन रही थी, भारत के लोगों द्वारा ही बन रही थी, ब्रांड उनकी थी। ऐसा हमें बनाना। लेकिन दूसरा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमारी एक मेंटालिटी इम्पोर्टेड है, ये इम्पोर्टेड है, ये परफ्यूम आया है तो फ्रांस से आया है तो अच्छा हो जाए। लेकिन हमारे पास एग्जाम्पल यूपी का कनौज सिटी है, कनौज में इत्र और परफ्यूम इतने मशहूर, आज भी उनकी अब प्रोसेस में तो गया हुआ हूँ, वो प्रोसेस मैंने देखी हुई है। इतने नेचुरल तरीके से अतर बनता है, वो अतर की नहीं कोई साइड इफेक्ट है, नहीं कोई एलर्जी है, और वो ही पुरानी, लेकिन वो इंडस्ट्री को हम बढ़ावा नहीं दे पाए। जो आज फ्रांस से आया तो अच्छा रहेगा, आज यहाँ से आया तो अच्छा रहेगा, ऐसा एक हमारे माइंड में था, तो उसको बढ़ावा नहीं दे पाए। लेकिन धीरे धीरे 2005 के बाद धीरे धीरे वो बढ़ना शुरू हुआ, और जैसे सोशल मीडिया स्टार्ट हुआ, तो सबको अपनी ब्रांड का प्रेजेंट करने का एक प्लेटफॉर्म मिला। ये अलग अलग कई एंटरप्रेन्योर आए, उन्होंने अपनी ब्रांड सोशल मीडिया पे रखी, क्योंकि न्यूज़पेपर बहुत कॉस्टली था, टीवी ये तो बहुत कॉस्टली है। न्यूज़पेपर की एक लिमिटेशन होती है कि ये डिस्ट्रिक्ट में जाए, ये लैंग्वेज में जाए, जैसे एक लैंग्वेज के भी 4-5 पेपर होते हैं, तो कौन सा बढ़े, तो वो सब न्यूज़पेपर भी कॉस्टली था, वो भी कॉस्टली। लेकिन सोशल मीडिया आने के बाद लोकल ब्रांड को बहुत ही बढ़ावा मिला, और आज तो मान लो कि राजकोट की बान लेब्स की सेसा ब्रांड है हेरोइन में, तो हमें मानना पड़ेगा कि मोलेश में उठानी और उनके परिवार ने जो मेहनत की, तो आज कई लेवल पे है। जैसे वासु फार्मा का ट्रिचअप है, तो आज दुनिया के 60 से ज़्यादा कंट्री में वो एक्सपोर्ट हो रहा है। सेसा कई 100 करोड़ों में वो ब्रांड, किसी ने इंडियन कंपनी नहीं उसको कुछ मर्जर किया, टेक ओवर किया, कई 100 करोड़ में उसके फिगर है। तो वो सब मतलब जो भारतीय एंटरप्रेन्योर है, उनकी ब्रांडें पिछले दो दशक में बोलो तो बहुत अच्छी चली, और धीरे धीरे वो एस्टेब्लिश भी हो रही है। उसमें हमारी भी ब्रांड, हमने भी एक अपनी भी हमारी भी ब्रांड रखी खादी वेदा करके, वो भी अच्छी सेटअप है। आज भारत के लगभग सभी डिस्ट्रिक्ट में अवेलेबल है। हाईवे पे हमारे कई सारे रिटेल आउटलेट है। और दूसरा ये भी आती है बात ब्रांड की, तो सबके पास टेक्नोलॉजी नहीं होती है, सबके पास सेटअप नहीं होता है, सबके पास घर के मैन पावर नहीं होते हैं जो यूनिट संभाल सके, सबके पास जगह समय। तो ब्रांड मतलब किसी के पास मार्केटिंग पावर है, किसी के पास सेल्स पावर है, किसी के पास प्रमोशन पावर है, मैन्युफैक्चरिंग पावर नहीं है, क्योंकि वो तो हम जैसे क्लाउड किचन होता है,
वैसे ही थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग में हमने काम चालू किया और आज हम 35 से ज़्यादा ब्रांड का काम कर रहे हैं। अगर दूसरा मतलब जो मुझे आपसे जानना है कि जी। अगर आज के टाइम पे ये मतलब अब तो आपने लोकल ब्रांड्स के बारे में बहुत सारा बताया कि लोकल ब्रांड है, विक्रम साबू है, मुग्धा हो गया, ये बहुत जी। चीजें। तो आप क्या सोचते हैं कि एक ब्रांड को मामा अर्थ की तरह बहुत बड़ा होना चाहिए या एक ब्रांड को एक लिमिटेड सेगमेंट को टारगेट करना? देयर शुड बी मल्टीपल ब्रांड और देयर शुड बी वन सिंगल ब्रांड विथ अ लार्ज स्केल? नहीं, मेरा ऐसा मानना है कि एक ब्रांड को अपनी ज़्यादातर गलतियाँ क्या कहाँ पे हो जाती है कि एक ब्रांड धीरे धीरे बड़ी होने लगती है, उसके बाद उसके एडवाइज़र बढ़ जाते हैं कि आप ये करो, आप ये करो, आप ये करो, और एंटरप्रेन्योर के पास फंड आना शुरू हो जाता है जब ब्रांड का सेल होता है। जो डाइवर्सिफिकेशन होता है वो अपनी कैटेगरी की नहीं हो ऐसे भी ब्रांड में ध्यान न रखे तो चला जाता है, क्योंकि एक्सेल सीट पे प्रेजेंटेशन बनाना और एक्शन में लाना दोनों में बहुत आसमान ज़मीन का अंतर है। और जब भी आपके आसपास सिर्फ एक्सेल वाले ही रहेंगे, ये प्रेजेंटेशन बना के देते रहेंगे और उसके आधार पे आप प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे और एक्शन में नहीं आएंगे और एक्शन वाली टीम नहीं रहेगी, तो अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स हो, अच्छे से अच्छी प्रोडक्ट्स वो पीट जाएगी। ऐसे कई एग्जाम्पल है, हम किसी का नाम लेना नहीं चाहेंगे, लेकिन ऐसे कई एग्जाम्पल है, प्रोडक्ट बहुत बढ़िया था लेकिन एक एक्शन में आना चाहिए। और दूसरा, जिसकी जो कैटेगरी है, जो सेगमेंट है, मान लो कि मैं कॉस्मेटिक्स बनाता हूँ तो मैं पर्सनल केयर बनाऊँ, बनाऊँ, लेकिन मैं डायरेक्टली ऐसा सोचूँ कि जहाँ पे मेरा कॉस्मेटिक्स ज़्यादा है, जहाँ पे मेरा कॉस्मेटिक्स जा रहा है वहाँ पे होम केयर भी जाएगा और मैं कल फिनाइल बनाने लगूँ, मैं कोई लिक्विड बनाने लगूँ, मैं कुछ और चीज़ें बनाने लगूँ, तो वो माइंडसेट सेट नहीं होता है, वो अलग हो जाता है। कि हमारे यहाँ पे मान लो कि मतलब थोड़ा उसका ये आज के समय में डाइवर्सिफिकेशन करना नहीं करना चाहिए, वो सब आज के तरीके। हमारे यहाँ पे पुराने समय में दो कम्युनिटी आज भी है, वो दो कम्युनिटी, एग्जाम्पल बर्तन बनाने वाली कम्युनिटी को गुजराती में कंसारा कम्युनिटी बोलते हैं और मटकियाँ बनाने वाली कम्युनिटी को प्रजापति या कुंभार कम्युनिटी बोलते हैं। यदि आज का कोई एक्सेल वाला मटकिया वाले के पास पहुंच गया रहता, ऐसा बोलता तो इतना मटका तो बेचता है, उसके ऊपर ढक्कन वाला जो जिसको वो पितल का या स्टील का आता है, जिसको गुजराती में बुजारा बोलते हैं, हिंदी में मुझे वर्ड नहीं मालूम क्या बोलते हैं वो, तो इतने तेरे मटके सेल हो रहे तो इतने तेरे बुजेरे भी सेल हो रही है। जो ऊपर ढक्कन जो आता है वो हैंडल वाला, या तो कोई कंसारे के पास पहुंच गया होता तो इतने बुजारे सेल करे, तेरे इतने मटके भी सेल होते। दो कम्युनिटी का कोई भी एक दूसरे के प्रति कोई रोटी बेटी का भी व्यवहार नहीं है, दोनों अपनी जगह पे है, दोनों का कोई कंपटीशन नहीं है, कोई संघर्ष नहीं है। एक कम्युनिटी कई सदियों से मटके बना रही है, उसमें उसकी मास्टरी है। एक कम्युनिटी कई सदियों से वो जो बर्तन बना रही है, उसमें जो साइज का मटका बनता है उसी साइज का गुजारा मार्केट में अवेलेबल है। दोनों के बीच में एक आपसी समझौती है। वैसे ही इसमें मान लो कि जो चीज में आपकी एक्सपर्टाइज है वही ब्रांड को बढ़ानी चाहिए। यदि आपको बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करना है तो उसके लिए बेस्ट मॉडल है रिलायंस। अब रिलायंस में से प्रेरणा लीजिए, वो भी बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, लेकिन पहले उसका पूरा वर्क करते हैं, पूरा करते हैं उसके हिसाब से उसके जो भी मैन पावर उनको तैयार करते हैं। दूसरा कि उसको पूरे उस चीज में ट्रेनिंग देते हैं। ट्रेनिंग देने के रिलायंस प्रोसेस, रिलायंस जैसी कंपनी उसमें 3-4 साल तो होमवर्क में पास करते हैं और उसके बाद उसकी रिलायंस, तो इसीलिए आज रिलायंस सफल है। डाइवर्सिफिकेशन नहीं करना चाहिए सारी, लेकिन आपकी जो चीज में मास्टरी हो और उस चीज की आपने मान लो कि टोटल मार्केट शेयर है उसके पास 15, उसका 15%, 20% मार्केट शेयर आपके पास आ जाए, मतलब बहुत बड़ा बहुत हो गया। तो 15-20 उसके बाद कुछ आप सोच सकते हो। लेकिन और मैंने भी ये गलती की हुई है डाइवर्सिफिकेशन, ये समय पे मैंने भी गलती की हुई है। उसी वो प्रोडक्ट मुझे बंद करनी पड़ी, मुझे पैसा गुआना पड़ा, कई जगह पे और भी नुकसान हुआ। मेरे अच्छी चलती प्रोडक्ट को भी मैं 3 साल पीछे लेके गया। वो सब गलती मेरे से भी हुई है। वो अनुभव के आधार पर मैं बोलता हूँ कि डाइवर्सिफिकेशन
बहुत बहुत सोच समझ कर करना चाहिए, पूरा प्लानिंग बना के करना चाहिए। और मेन चीज़ क्या होती है, मैंने कई एमएसएमई यूनिट वाले हमारे मित्र हैं, किसी भी चीज़ का आधार क्वालिटी मीटिंग या क्वालिटी डिस्कस होती है। हमारे एमएसएमई वाले मित्र में एक भाई तो बेचारा है, ये बना डालो, वो मतलब धीरे धीरे ये सिस्टम सेट हो रही है, लेकिन जिसको बोर्ड रूम मीटिंग बोलते, भले हम बोर्ड रूम मीटिंग हमारे परिवार के ही लोग बैठे, हमारे मित्र बैठे, हमारे परिचित बैठे, एक ऐसे स्थान पे जाए, वे किसी रिसोर्ट में जाए या किसी अच्छी जगह पे जाए 2 दिन, बाकी सब कि हमें इस चीज में जाना है, उसका प्लस क्या है, इसकी हेल्थी डिस्कस करें हम लोग, जिसमें इसके अलावा किसी भी पर्सनल बातों नहीं आए, कुछ भी नहीं आए, और उसका सबका क्या इनपुट निकलता है। जो हमारे साथ बिजनेस में फाइनेंशियली इन्वॉल्व हो उनकी भी हेल्प ले, उसके जो नाता लोग है, जो उसका नॉलेजेबल है, कंसल्टेंट से उसकी भी हेल्प ले हम लोग। हमारे मित्र होती जिसने इस इंडस्ट्रीज में है वो सकता है तो उनको भी बुलाए, एक हेल्दी डिस्कस करे। 2 दिन 3 दिन एक जगह पर रुकना पड़े, और रुकिए, फोन को साइलेंट रखिए, पूरी चीज का उसके बाद हम जाए तो 2 दिन की मीटिंग शायद हमारे 3 साल बचा सकती है। तो लाइक हमारी रीच टू रूट्स में काफी लोग बिजनेस डाइवर्सिफिकेशन का आपने पॉइंट उठाया है, तो बहुत सारे लोग आते हैं कि जो कोई ना कोई सेगमेंट में सेटल्ड है, पर दे हैव अ ह्यूज चंक ऑफ अमाउंट ऑफ मनी कमिंग फ्रॉम वन ऑफ द सेगमेंट, कहीं से पैसा आ रहा है। अब क्या हो गया कि वहां स्टेग्नेशन आ गया कि अब इसको आगे नहीं बढ़ा सकते, या हो गया, बहुत हो गया, अब इनसे थक चुके हैं कि इसका स्केल अप करेंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी जाएगी। सिंपल इस टाइप के क्लाइंट्स आते हैं, और उन लोगों को कुछ ना कुछ करना है, कुछ ना कुछ करना है, क्या करना है नॉट क्लियर। इट माइट बी अ कॉस्मेटिक, इट माइट बी एफएमसीजी, इट माइट बी अ कंस्ट्रक्शन, इट माइट बी एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। तो उसको करना है तो आके पूछते हैं कि भाई ये करना है, तो हम लोग कहते हैं कि देखो हम कस्टमाइज कंसल्टिंग प्रोवाइड करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हमें सब सेक्टर का पता होगा। बिल्कुल लाइक अभी हम जैसे बिफोर पॉडकास्ट जो हम बात कर रहे थे, अब हमें दालम का नहीं पता, उस टाइम पे पोमोग्रेनेट का हमको नॉलेज था, आज नहीं है, क्योंकि वो क्लाइंट था, क्लाइंट गया, बात खत्म हो जाती है, उसके साथ तो हमारा नॉलेज एक्वाइजेशन खत्म हो जाता है। तो हम लोग नॉलेज एक्वायर करके उसका एक रिपोर्ट या जो भी हम स्ट्रक्चर होमवर्क एक आपके लिए कंप्लीट करते हैं। तो हम लोगों को जब कहते हैं कि भाई ये जो होमवर्क करने में 5-6 महीना लगेगा, पर अगर आप ये करते हो तो आपको पता लगता है कि भाई आपको ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आपके पैसे और वो 3 साल बच जाएंगे, 3 साल बच जाएंगे। तो मैं ये नहीं कहता कि कोई भी बिजनेस मॉडल खराब है, सारे बिजनेस मॉडल सही है, सब चीज बिकती है, कुछ भी आप कर सकते हैं, बट चीज क्या होती है कई बार वो आपके माइंडसेट के साथ अलाइन नहीं होती। मतलब कोई रियल एस्टेट वाला बंदा आपके बोलता है कि मेरे को ऐसा करना है कि एक ऐसी ब्रांड बनानी है कि जिसमें मैं जानता हूँ कि 10 साल के बाद उसका रिटर्न चालू होगा, कि जो ब्रांड बिल्डिंग का फेज ही 10 साल का है, मैं उसको मना कर देता हूँ, देखो भाई इसमें आपको यहाँ महीने का 3% निकल रहा है, यहाँ नहीं निकलेगा। बराबर। तो ये चीज तो ये हम उनको बताते हैं, बट कई बार क्या होता है कि लोग रिलक्टेंट होते हैं, वो टाइम, वो जो पेशेंस होना चाहिए ना कि भाई अभी अब जल्दी से करना है, कुछ करना नहीं किया तो फिर टाइम चला जाएगा। और अभी ये यूट्यूब का जमाना है, तो सबको लगता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन्वॉल्व हो जाते हैं, पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होमवर्क न करने में इन्वॉल्व है, करने में इन्वॉल्व है। तो आप जब होमवर्क करते हैं तो उसमें आपको आपका टाइम नहीं वेस्ट होता। और स्पेशली मैंने जो सबसे पहली बार जो सीखा, एक चीज़ आपके में भी देखी थी कि जब हम पहली बार मिले तो आपने एक बिजनेस रिपोर्ट मेरे को हैंड रिटन दिया था, आपको याद हो तो एक बुकलेट जैसा था आपने बनाया, जिसको आपने हाथ से लिखा, प्रोजेक्शन था, सेल्स का प्रोजेक्शन था, इतने लोग लगेंगे, ये एक्सपर्टीज के नहीं ये लोग लगेंगे। तो मैंने वो देखा, मैंने कहा देखो ये आदमी जो एसएससी करके बैठा है, यहाँ सामुखेड़े में बैठा है, ये कर सकता है, तो बाकी के लोगों को करने में क्या दिक्कत है। तो मतलब कहीं ना कहीं ये भी होता है कि लोगों को होमवर्क नहीं करना, फिर वो फेलियर तो आने ही वाला है, फॉर श्योर आने वाला है। आपकी क्लियरिटी नहीं बिजनेस मॉडल की, तो आप कैसे चालू करोगे। और फिर बोलते हैं कि रिलायंस भी गुजराती था, उसने तो कर लिया, बट उसने होमवर्क के पीछे इतना पैसा था। और रिलायंस जब बन रही थी तो कंसल्टेंसी फर्म लंदन की थी। जी। तो आज भी हम वो एडवाइस लेने से हिचकिचाते हैं, हम अपना होमवर्क करने से हिचकिचाते हैं, या आपके पास पेशेंस नहीं होता है। तो बोलेंगे हम तो दाल खिचड़ी खा के बड़े हुए, अब हमें पास्ता नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मुझे ये भी दाल खिचड़ी से बनाया, बट मेथड से बनाया, बट पास्ता की मेथड से बनेगा, दाल खिचड़ी की मेथड से बनेगी। ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है।
कई बार डाइवर्सिफिकेशन में भी लोगों को ऐसा कुछ करना होता है जो ना तो उसके थॉट प्रोसेस में लाइन होता है ना तो करंट बिजनेस में। तो हम एक एग्जाम्पल हमारे यहाँ पे कॉमन बात होती है कुछ नया करना, एक कॉमन बात होती है कुछ। मेरा तो आखिर में मैं तो उस चीज़ को मानता हूँ, वो ऐसा बोले कि आज जो नए इन्वेस्टर हर एक फील्ड में जो भी सफल हो उसको कोई ना कोई मिलता है, हमें पैसा ले जाना है, तो शुरू में वो ऐसा बोलेंगे कि नहीं 2-3 साल तक पैसा नहीं मिले तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो पहले बोलेंगे। 3 महीने बाद हर एक बंदा हिसाब मानता है, ये पैसा क्यों नहीं, ऐसा क्यों नहीं आ रहा है, घर पे प्रेशर है, वो सब चीज़ें होती है ट्रेडिशनल। तो सबसे पहले तो हमारे यहाँ पे वो क्लियर एक कुछ नया तभी हो सकता है जब हम कोई भी इंडस्ट्रीज में आए, तो एक तो हमें ROI हमारी सेट होनी चाहिए सबसे पहले। तो तब जो भी ट्रेंड चल रहा है उसमें हमें जोड़ना चाहिए और उसमें से भी हम कुछ इनोवेशन उसमें कर पाए, नया नहीं है वो चल रहा है उसमें कोई इनोवेशन कर पाए, तो उसको पहले हमें बेस्ट करना है, उसको पहले हमें बेस्ट करना है, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि एक बार हमारा पूरा फंड मैनेजमेंट हो जाए, उसके बाद हम उसमें नई 2-3 प्रोडक्ट्स, सर्विस सेक्टर हो तो नई 2-3 सर्विस, वो सब चीज़ें हम डालें। एग्जाम्पल, जब एक समय पे भारत में टूथपेस्ट आया था, कोलगेट आया, कोलगेट पामोलिव आया, वो उन्होंने रेड और वाइट पैकेजिंग निकाला तो चला। उसके बाद कुछ टूथपेस्ट ब्रांड आए, उन्होंने अलग टाइप के पैकेजिंग निकालने चालू किया, रेड वाइट को छोड़ के, तो किसी का नहीं चला। फिर अच्छी ब्रांडें भी एंटर है, जो इसे सब रेड वाइट पैकेजिंग में आ जाए और उसका चलने लगा। मान लो कि सबसे पहले तो उनको मान लीजिए कि कोई भी चीज़ हो तो अपना एक जो ट्रेंड चल रहा है वो गलत नहीं है, वो सफल हुआ है आज दिन तक, तो उससे ऑपोजिट जाना। देखो हम बिजनेसमैन है, कोई वैसे मान लो कि कोई वो नहीं है कि एवरेस्ट चढ़ना है, वो अलग बात है। हमें तो रूटीन ट्रेंड में आना है सबसे पहले, तो उसका ROI सेट करना है। दूसरा, कुछ बातें सुनने में बहुत अच्छी लगती है, हमने ये साहस किया, हमने वो किया, हमने कुछ नया किया, वो किया, वो बातों से नहीं आपकी बैंक की EMI भरी जाती है, नहीं आपके स्टाफ की सैलरी होती है, नहीं आपके बाकी खर्चे निकलते हैं। सबसे पहले तो वो चीज़ें हमें सस्टेनेबल करनी चाहिए। एक MVP आपका होना चाहिए, मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, की जो आपको आपके बिजनेस के ऑपरेशनल प्रॉफिटेबिलिटी तो बिठानी चाहिए। उसके बाद हम उसमें कुछ इनोवेशन करें। इनोवेशन का नया करने का विरोधी नहीं है, लेकिन डायरेक्टली इनोवेशन में ही पड़े, इनोवेशन में ही पड़े। तो अभी कल ही एक साथ बंदे से ये सब्जेक्ट पे बात हुई थी, उन्होंने सीधा एग्जांपल दिया नरेंद्र भाई मोदी का, डायरेक्ट मुख्यमंत्री बने 52 साल में, 52 साल की एज में, और इतने सफल हुए। मैंने बोला ऐसा नहीं, आप लोग नरेंद्र भाई तो 52 के बाद जाने, नरेंद्र भाई 12 साल की उम्र से उन्होंने जर्नी चालू की, वो सभी के स्वयं से होते रहे, कहीं NGO में काम किया, कहीं वो रेल राहत में गए, कहीं उन्होंने रिलीफ में गए, कहीं संघर्ष किया और राम मंदिर की यात्रा की। वो की पूरी जो जर्नी हुई है, वो पूरी जर्नी की उनके साथ उनके पास एसेट है। नरेंद्र भाई ने पर्सनली ऐसा वो इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने कोई भी वो दिन क्या बोले, उन्हें किसी पत्रकार ने गुजरात के जब CM थे ना तभी एक सवाल पूछा था कि आप नरेंद्र भाई गुजरात के CM तो बन गए, लेकिन आप क्या मिस कर रहे हो, आपके पास क्या नहीं है कि आप मिस कर रहे हो। तो मैं मेरी जो किताबें पढ़ने की हैबिट थी उसका मुझे समय नहीं मिल पा रहा है, वो मैं मिस कर रहा हूँ। उन्होंने ऐसा नहीं बोला था मैं दूसरा कुछ मिस कर रहा हूँ, मेरी जो किताबें पढ़ने की हैबिट, मतलब उन्होंने बहुत सारा रीडिंग किया है, बहुत सारी जर्नी को उन्होंने वैसे एंजॉय किया है। और उसके बाद वो 52 साल में बने, तब उनके पास पूरा जमीनी ज्ञान था कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। उसके बाद वो CM बने, उसके बाद वो PM बने। तो वो हमको नरेंद्र भाई 52 साल में परिचित हो, लेकिन नरेंद्र भाई की पीछे की जर्नी तो थी पूरी, कि वो जाहिर जीवन की जर्नी थी, वही उन्होंने यूटिलाइज की, उसके बाद मुख्यमंत्री और PM बन के। तो वही चीज़ है कि आपको वो पूरी प्रोसेस में से पास होना पड़े। दूसरा, ये खाली बिजनेस में
खाली पैसों के लिए कोई बिजनेस कोई भी करता है तो उनको या तो दूसरा कुछ करना चाहिए या तो प्लॉट जमीन मकान में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए। जिसको जर्नी का आनंद लेना है, एक थॉट प्रोसेस में से पास होना है, जिसको जर्नी का आनंद लेना है उसको ही बिजनेस में आना चाहिए। जो जर्नी का आनंद लेना नहीं चाहता, सीधा रिजल्ट लेना चाहता है, ये रिजल्ट का मजा है ही नहीं। जो आनंद है वो जर्नी का है। जो जर्नी था उसमें आप कितने लोगों से नए लोगों से मिलते हो, आपसे कोई मिलता है, कोई आपसे बहुत अच्छे नए मित्र बनते हैं, कोई आपके बहुत पुराने परिचय तो उससे भी संबंध बिगाड़ना पड़ता है। कुछ ना कुछ तो होता ही है। हम सब सामान्य मनुष्य है कि हम कोई ऐसे संत पुरुष तो है नहीं कि हमारे में रात द्वेष नहीं है, ऐसा तो कुछ है नहीं। सब प्लस माइनस होता रहे। जिसको जर्नी का आनंद लेना है उसको ही बिजनेस में आना चाहिए। और पर्टिकुलर और बिजनेस में भी मैं बोलूँ, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ब्रांडिंग सेक्टर है, जहाँ पे कुछ आप बोल रहे होते जो जिसमें एक फ्यूचर है, उसमें जिसको कुछ नहीं करना वो कहीं पे इंटरेस्ट पे पैसा लगा दे, बिजनेस वाले को दे दे, ऐसा कुछ भी कर दे तो वो जर्नी का आनंद लेना है। दूसरा कि आप जिस फील्ड में हो, कई बार क्या होती है कि हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी रहती है कि कंपैरिजन हो जाती है, हम ना चाहते हुए भी हो जाती है। मेरे दोस्त के पास ज़्यादा है। हाँ, मेरे दोस्त के पास ज़्यादा, या तो आप इस फील्ड में हो तो ये है, और वो फलाना व्यक्ति इस फील्ड में है, फलाना व्यक्ति तो वो तो जैसे शेयर बाजार में उसने इतना पैसा किया है, ये प्लॉट उसने 25 लाख रुपया लिया था, 2 करोड़ की वैल्यू हो गई। हम आखिर में हमारी सामाजिक व्यवस्था ऐसी है कि किसी की भी सफलता निष्फलता हम पैसों से मापते हैं, और हमारे पास उसकी जर्नी कैसी रही, उन्होंने कितने लोगों को रोजगार दिया, उन्होंने कितने नए एंटरप्रेन्योर भले ना चाहते हुए भी डेवलप किया। चाहते हुए डेवलप किया वो अलग बात है, लेकिन मान लो कि कोई अपने यहाँ पे जॉब कर रहा है तो हम कोई भी व्यापारी ऐसा नहीं चाहिए मेरा और एक कॉम्पिटिटर बने, लेकिन वो डेवलप हो जाते हो, कल अपना यूनिट करने वाला जो बंदा जिस फील्ड का है 99% तो वही फील्ड में अपना फ्यूचर बनाने वाला है, वो समझ के हमें जाना चाहिए। हमारे यहाँ पे जो भी कल्चर डेवलप हुआ, एग्जाम्पल राजकोट में पूरा फाउंड्री था, वो जो सबमर्सिबल पंप का कल्चर डेवलप हुआ, एक में से दूसरा, दूसरे में से तीसरा में से चौथा हुआ। कोई भी इंडस्ट्री में, मोरबी में चले जाओ, सूरत में टेक्सटाइल में चले जाओ, डायमंड में चले जाओ, उसमें से सबको ट्रेनिंग लेने के लिए नहीं जाए, उसमें से पूरा कल्चर डेवलप हुआ है। तो एक नए एंटरप्रेन्योर बनते हो तो वो एक जर्नी है कि आप उसमें समाज को कितना देते हो, आप कितने एम्प्लॉय को कितनी रोजगारी देते हो। आपने मान लो कि पूरी जर्नी के दौरान आपने 25 लाख का प्लॉट लेने वाला और 2 करोड़ का बेचने वाला 1 करोड़ 75 लाख कमाया है, लेकिन वो उसने 40 लाख 50 लाख का ही एग्रीमेंट बनाया है, गवर्नमेंट को 5 लाख रुपये दिया है। बिजनेस वाला ने पूरी जर्नी में कितना GST दिया है, उसको आप मानो तो बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन और दूसरा वो हमें ही मानना पड़ेगा, और हमें ही यदि हमारा जो सामाजिक व्यवस्था है वो सीधी पैसों से कंपैरिजन होती है। वो किस रास्ते से पैसा है या कैसे पैसा बने वो दो चीज़ें, लेकिन वो अलग चीज़ें, पैसों से कंपैरिजन होती है। और ये स्लो प्रोसेस है, ये एक स्लो प्रोसेस है, ये कोई ऐसी प्रोसेस नहीं है कि चल आज आपने इन्वेस्टमेंट किया और आपको अगले साल रिटर्न मिल जाएगा, लेकिन ये जो रिटर्न मिलेगा वो आपको कम से कम 3 पीढ़ी आपकी धीरे धीरे इसको बढ़ाए पाएगी। हाँ, मतलब आपको वापस आपकी अगली पीढ़ी को वापस जीरो से स्टार्ट नहीं जीरो से स्टार्ट नहीं करना, सम काइंड ऑफ लेगेसी एटलीस्ट। हाँ, तो उसको भी आप चेयर देते जाएंगे, उसको भी एक आपकी गुडविल देते जाएंगे, वो आगे बढ़ने वाली। पर आपको आपकी नेक्स्ट जनरेशन को नहीं चाहिए तो बिल्ड अ सिस्टम कि आप जैसे गोदरेज के एग्जाम्पल नहीं, वहाँ के 5-6 डायरेक्टर, मतलब जो भी है मेन शेयर होल्डर, उसमें से काफी सारे तो कभी आए ही नहीं है। आए नहीं। सिमिलर टाटा सन में जो टाटा के भाई है वो कभी नहीं आया वो फिर से, पर फिर भी कंपनी चल रही है। कंपनी चला रही है, CEO से लेके पूरे सिस्टम चला रहे हैं। सिस्टम से आपको नॉलेज पे भी इन्वेस्ट करना पड़ेगा, फिर आपको नॉलेज सिस्टम पे इन्वेस्ट करना, फिर आप बोलेंगे कि नहीं सुबह आके मैं ही सब करूंगा तो नहीं, वो भी नहीं चलेगा। दूसरा कि भाई आज जैसे मैंने मीटिंग क्या बोला, दूसरा क्या कि हमारे जो ट्रेडिशनल माइंडसेट होते हैं, ट्रेडिशनल जो जिनकी सेकंड जनरेशन बिजनेस में, थर्ड जनरेशन है, वो तो सब चीज़ें एक्सेप्ट करने लगे हैं। लेकिन कोई आज भी नया एंटरप्रेन्योर हो या वो उन्होंने पैसा डायरेक्टली कहीं से मान लो कि आ गया,
और जैसे बोले सदा का पैसा देना, आज दिन तक जो चीज़ें फिजिकल देख रही है उसका पैसा हम देने के लिए तैयार है, लेकिन कोई हमें एडवाइस दे, एडवाइस का पैसा देने के लिए आज भी हमारा माइंडसेट रेडी नहीं है कि भाई हम उस पर या तो उसका सही पैसा देने के लिए रेडी नहीं है कि भैया ये एडवाइस है। मान लो कि हमारा एक टिपिकल माइंडसेट क्या कि जो डॉक्टर हमें बुलाए वो इंजेक्शन आज गोली आ जाए तो वो डॉक्टर अच्छा है, वो हमें अच्छी एडवाइस दे देते आपको ये फूड हैबिट चेंज करनी चाहिए और आपको ये थोड़ा चेंज, तो आपको दवाई की ज़रूरत नहीं है। जो डॉक्टर ऐसा बोलेगा दवाई की जरूरत, वो हमें लगे जाइए ये मज़ा नहीं, आप दूसरे डॉक्टर के पास जाए नहीं जाएंगे, बोले वो कुछ ग्लूकोज की बोतल आपको चढ़ा दे, लेकिन उस आपको प्रोसेस में ला जाए उसने कुछ किया हुआ है। तो वैसे वो हैबिट भी हम सबको चेंज करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़ के आज के समय में सबसे ज़्यादा चैलेंजेस है तो ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना, कि आपको कुछ लाइसेंस तो लेने ही पड़ेंगे, कुछ आपको जो भी कोई भी बिजनेस में ज़रूर है। हमारा डिजिटल होते जा रहा है, फिर भी 100% आज के टाइम में ऐसे सिस्टम नहीं है कि 100% फेसलेस है, और हम भी उसके लिए रेडी नहीं है। जब तक हम मिले नहीं, हमारी इंडियन मेंटालिटी ऐसी है, जब तक हम मिले नहीं, एक दूसरे के हाथ नहीं मिले, आंखों नहीं मिले, बीच में तो आज भी गूगल मीट है, आप भी आज भी जूम है, सब है, फिर भी जो मिलने से जो सुकून मिलता है वो उस सब में नहीं मिलता है। मेन चीज़ उसमें भी ऐसा है कि आज भी 100% फेसलेस सिस्टम किसी भी डिपार्टमेंट में नहीं है, तो कहीं ना कहीं पे वो ब्यूरोक्रेसी के साथ काम करना, वो जो भी है उसको एक्सेप्ट करके वो काम करना पड़ेगा। हम सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे, लेकिन सब सुधर जाए उसके बाद ही काम चालू करेंगे, वो अभी जब रखेंगे तो हम कभी नहीं कर पाएंगे। हम जो भी चीज़ें अच्छा, और एक ही सीट पे कोई अधिकारी 2 साल तक आता है वो बहुत पॉजिटिव होता है, कोई अधिकारी होता है बहुत नेगेटिव होता है, दोनों वही चेयर पे आते। हमारे समय में जो आए वो हमारा नसीब, उसके साथ तालमेल करके हमें काम करना पड़ेगा, हमें उसको स्वीकारना पड़ेगा और धीरे धीरे उसको सुधारना पड़ेगा। लेकिन 100% इसको ऐसा कर दे ऊपर वो तरह वो चीज़ें भी, वो हमें कहीं ना कहीं पे हमारे मेन बिजनेस रोड को छोड़ के हमें वो दूसरे काम में लगा देंगी, या तो हमें डिप्रेशन में लेके जाएगी। वो भी चीज़ में एक हद से ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए कि हमारे सामने हमारे डिपार्टमेंट में कौन बैठा है। और दूसरी चीज़ के मेरा तो ऐसा मानना है कि हो सके मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हो, आप उस इंडस्ट्री के पायोनियर हो के फाउंडर हो, तो जितना आप उस इंडस्ट्री से जितना जल्दी बने उतना दूर जाओ मतलब इंडस्ट्री चालू रखो, लेकिन सिस्टम सेट करो कि ऐसा नहीं हो कि आप ही चाबी लेके आओ, आप ही ताला खोलो, आप ही शाम को घर के जाते समय आप ही ताला मारो, और बाकी सब आपके बिना पूछे कुछ भी नहीं होता, बोले कि मेरे बिना तो कुछ नहीं होता है। जब भी ये वर्ड निकल जाएगा तभी वो आपकी सफलता अपने आप आएगी। हमारे बिना हमारी इंडस्ट्रीज में सब कुछ होना चाहिए, हम है तो हमारी सबसे बड़ी निष्फलता है। हमारी ऐसी टीम होनी चाहिए, ऐसी सिस्टम होनी चाहिए कि हमारे बिना सब कुछ होना चाहिए। और दूसरा मुझे जो आपसे जानना है, मतलब एक तो है ही कि भाई आपको एक सिस्टम ये बिल्ड करना है, ये सब चीज़ें हैं। दूसरा मुझे जो आपकी मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपसे जाननी है वो है कि एज अ जैन कम्युनिटी, दैट इज़ माई फेवरेट टॉपिक टू डिस्कस विथ यू ऑलवेज, जैन कम्युनिटी से हम क्या सीख सकते हैं स्पेशली कि कोई भी दूसरी कम्युनिटी से, क्योंकि जैन जूज एंड ये बड़े बड़े पारसीज, ये बहुत बड़ी कम्युनिटीज़, मतलब छोटी कम्युनिटी होने के बावजूद वेल्थ क्रिएशन में सबसे बड़ी कम्युनिटी है या बिजनेस में सबसे बड़ी है। तो हम लोग क्या सीख सकते हैं कि दूसरी इंडिया की कम्युनिटी है वो क्या सीख सकते हैं इन सब कम्युनिटी से? तो ऐसा है कि हर एक कम्युनिटी के पास कुछ ना कुछ सीखने को होता ही है। मान लो कि और देश के विकास के लिए सभी कम्युनिटी का योगदान है ही, और हमें वो स्वीकारना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। पर्टिकुलर जब हम बिजनेस की बात कर रहे हैं तो जैन कम्युनिटी सदियों से व्यापार में, सालों से नहीं सदियों से बोला जाता है। और उसका मेन रीज़न कि एक तो ये जैन कम्युनिटी आज भी, मैं कई बार बोलता रहता हूँ, कई कम्युनिटी हम लोग हमारी आसपास ऐसी देख रहे हैं
कि तीसरी जनरेशन के पास पैसा आता है जब भी पहली जनरेशन संघर्ष करती है, दूसरी सेट करती है, और तीसरी जनरेशन के पास पैसा आता है तो वो पैसा कहीं ना कहीं पे शराब, शबाब और वो सब में यूज़ होना चलता है। या तो चलो हमने ये लग्जरी ले ली, ये टूर की, वो टूर की। जीवन में आनंद जरूरी है, लेकिन जिसके भी परिवार में ज़्यादा से एंजॉय वर्ड बोलना चालू हो जाए, हम एंजॉय कर रहे हैं, हम एंजॉय कर, वो परिवार की पीछे हटकी निशानी है। आनंद और एंजॉय में फ़र्क है। हम 5 मित्रों मिले और हमने मान लो जो 50 रुपये का भी नाश्ता बन जाए तो भी हम आनंद करेंगे, तो आनंद की बात है। वो नाश्ता 50 का है कि 500 का, वो महत्वपूर्ण नहीं है। लेकिन एंजॉय का इंग्लिश वर्ड का मीनिंग नहीं, लेकिन एंजॉय शब्द जो वर्ड में बोला जाता है, जो मीनिंग से बोला जाता है, हमने एंजॉय किया। ये आज मान लो कुछ हमारे गांव में भी जो मुंबई वगैरह बाहर से आते हैं, आज हमने वाड़ी पे पार्टी की, वो किया। वो जब भी वर्ड आने लगते हैं तभी वहाँ से यूटर्न होना चालू हो जाता है। वो कई होता हमने देखा है। तो जैन कम्युनिटी मतलब आज मान लो कि 30, 40 से 50 पीढ़ियों से भी वो कम्युनिटी है। यार तो एग्जाम्पल दो, आज हम बैठे अहमदाबाद में। अहमदाबाद में आज समेत भाई लाल भाई है, उसके पिताजी कस्तूर भाई लाल भाई, उसके पिताजी लाल भाई दलपत राम भाई, दलपत भाई लाल भाई, दलपत भाई लाल भाई। वो लाल भाई परिवार आज उसकी मेरे हिसाब से 50वीं जनरेशन है। वो अहमदाबाद के नजर सेठ के इलाके हैं। साथीलाल झवेरी, शांतिलाल झवेरी, खुशहाल चंद झवेरी, शांतिलाल झवेरी। मैं तो उन परिवार के सदस्यों को मिला हुआ हूँ। आज उनके पास इतनी वेल्थ रहेगी उसका कोई कैलकुलेशन नहीं है। जैन समाज की सबसे बड़ी संस्था है पालीताना शत्रुजी आनंद जी कल्याण जी बेटी, उनके वो प्रमुख है। और प्रमुख आज से नहीं है, वो शांतिदास लाल झवेरी से समझ है। विश्व के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थानों जो है, जो तिरुपति बालाजी आ जाए, शिरडी के साईं बाबा जी आ जाए और दूसरे भी आ जाए, उसमें 1 से 10 में जिनके पास वो फंड रहेगा, कि जिनके पास संपत्ति रहेगी, उसमें से एक आनंद जी कल्याण की बेटी है। आज दिन तक पूरे जैन समाज ने ऐसा नहीं कहा कि ये एक ही परिवार क्यों आ रहा है, इसका इलेक्शन करवाओ। आज दिन तक इलेक्शन नहीं हुआ है। आज दिन तक सर्वानुमति से उनकी वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है। क्यों? आज वो परिवार के किसी भी सदस्य को मिलो, इतनी नम्रता, इतनी विवेक भावना, किसी भी परिवार के सभ्य को मैं बोलता हूँ कि शायद सुपारी का भी व्यसन नहीं रहेगा। बाकी सब चीज़ें को बात की है और जीवन में साथ आई है। आज अहमदाबाद आज जो कुछ भी बना है, मान लो कि AMA अहमदाबाद है, अहमदाबाद मैनेजमेंट एसोसिएशन, उसके पायोनियर लाल भाई परिवार है। IIM अहमदाबाद में आना चाहिए, इसलिए लाल भाई परिवार ने जमीन दी हुई। आज जो IIM अहमदाबाद में खड़ा है उसके लिए लाल भाई परिवार ने जमीन दी है। यहाँ पे बहुत हेरिटेज म्यूजियम है आर्कियोलॉजी ऑफ इंडिया का, उसके लिए। इससे तो अनगिनत सारे इंस्टीट्यूशन में अनगिनत कोई ना कोई कॉन्ट्रैक्ट इंस्टीट्यूट से। उसका मेन रीजन क्या है कि आज भी जैन समाज अपने महात्माओं के साथ कनेक्टेड है और महात्माओं में सात्विकता है। दो चीज़ें, महात्माओं के साथ कनेक्टेड भी है, महात्माओं में भी सात्विकता है। तो उसके कारण कि जैन साधुओं का घर पे आना जाना होता है हर एक जैन के घर में, और वो उसका डायरेक्टली कनेक्शन रहता है। दो चीज़ें, आना जाना भी होता है और साधुओं में भी सात्विकता है। उसके कारण कि कई ऐसी चीज़ें हैं। दूसरी की हमारी फूड हैबिट। ये एग्जाम्पल कि भाई आलू प्याज खराब चीज़ है ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। आलू प्याज आयुर्वेद की दृष्टि से भी बहुत उसके बेनिफिट्स है और खाने वाले भी खराब है ऐसा भी नहीं है। लेकिन आलू प्याज से आदमी का स्वभाव तो तेज होता ही है। तो व्यापार में सबसे पहली शर्त है शांत स्वभाव का होना। तो आलू प्याज सदियों से नहीं खाते, हमारे देश में भी वो चीज़ नहीं है। तो बेसिकली शांत स्वभाव का होना। दूसरी चीज़ है कि भाई एक आज CSR एक्ट तो आज आया कि भाई हमें समाज के लिए कुछ करना चाहिए, तो समाज हमारे प्रति आदर से देखे। आज टोटल प्रॉफिट का 2% CSR में जाता है, उसमें भी ज़्यादातर कंपनियाँ
अपने फाउंडेशन को दे देती है, उसके मतलब सब उल्टा पुल्टा होते रहता है। लेकिन जब भी CSR नाम के शब्द का जन्म भी नहीं हुआ था, तभी पूरे इंडिया में, पूरे भारत में जैन समाज ने जो भी समाज से कमाया है वो लौटाया समाज में है। आज एग्जाम्पल, जैन समाज बेसिकली पशुपालक कौम नहीं है, कि एक भी जैन के घर पे गाय भैंस नहीं है, या बकरी भी नहीं। बकरी भी नहीं है। लेकिन आज सबसे ज्यादा गौशाला, पांजरापोल का निर्वहन जैन समाज कर रहा है। छोटे से छोटे जिस गांव में जैन के 20 घर रहे थे, वहां पे आपको पांजरापोल गौशाला मिलेगी। उन्हें महाजन में छोड़ने जाना हो, महाजन में बोले। बराबर। तो जो जिस तो समाज को देने की है, इसीलिए समाज का विश्वास संपादित करना। मान लो कि पुराने समय में गांव में कोई जैन का घर हो, तो खेरूत अपने यहाँ पे कुछ भी अपनी कोई भी फसल लाए, तो जैन के यहाँ पे वो बिना जोठाई करे, तो बिना वजन किए वो अपने जो बैलगाड़ी में लाता है, सीधा सेठ मैंने ये रखा है, सेठ उसको वजन करके बोलेगा कि तेरा ये 2 टन है, तेरा 3 टन है, उसको भरोसा रहेगा कि मैंने इतने सेठ ने बोला है 2 टन है तो 2 टन ही मेरा रहेगा, उसमें कुछ कम ज्यादा नहीं रहेगा। तो एक धर्म के कारण वो व्यवस्था नीति में आई, जो व्यापार में आई। एक तो शांत स्वभाव, दूसरा कि भाई हमारे इस परंपरा में ऐसा बोला जाता है, जैसे अष्टमी होती है, पंचमी होती है, फिर जिसको चतुर्थी, चौदश बोलते, चतुर्थी बोलते, उस दिन पे हरी सब्जी नहीं खाते। तो नहीं खाते तो उसका कोई रीजन किसी को वैसे कोई, लेकिन क्यों नहीं खाते हैं? क्यों? ये दिन पृथ्वी और चंद्रमा एक लाइन पे होता है, तो जल तत्व हमारे शरीर में ज्यादा होता है, और उसी दिन आप हरी सब्जी खाओ तो उसमें भी जल तत्व होता है। तो वो जल तत्व आपके शरीर पे नेगेटिव प्रभाव नहीं करे, वो जल तत्व का बैलेंस बना रहे, इसीलिए कठोल खाया जाता है। तो उसके पीछे का साइंस ये है। तो मान लो कि रात्रि भोज नहीं करते हैं, तो भाई आज भी हम लोग जैसे बोला कि हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, आज दुनिया के सभी साइंस कर रहे हैं कि सूर्यास्त के समय पे खाना खा लेना चाहिए, और रात को सोने से पहले 3 घंटे भूखा रहना चाहिए कम से कम। तो वो साइंस भी है, वो धर्म के साथ जुड़ा रहे। हमारे सभी धर्मों में कहीं कहीं मान्यता जो साइंस के साथ जुड़ी हुई है। तो ऐसी मान्यता एक चीज, तो फूड हैबिट का कारण स्वभाव पे कंट्रोल होता है। दूसरा कि आज आप दूसरा शायद आपने ऑब्जर्व किया रहेगा, तो आप इतने बड़े जैन ग्रुप हैं, मतलब मान लो कि नंबर से गिनो तो कई सारी कंपनियां जिसको मिलेनियम में जिसका टर्नओवर है वो जैन कम्युनिटी से। किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी परिवार का आपने झगड़ा कोर्ट में जाते हुए जैन बिजनेस एम्पायर का आपने नहीं देखा रहेगा जो कोर्ट में गया हो। क्यों? एक तो उसके कारण स्वभाव शांत होता है, और इसको मिलजुल कर बैठ के इसका समाधान करें। और दूसरा, हमारे से नहीं होता है तो हमारे जो गुरु महाराज होते हैं उसके साथ बैठा, और 98% केस में गुरु महाराज हमारे आचार्य श्री जो बोलते हैं वो फाइनल ही होता है, और वो बैलेंस रख के ही बोलते हैं। ऐसे जाने की जरूरत कम पड़ती है। मतलब ये अंदरों अंदर आखिर में तो जो वोट वाला ले जाएगा, समय जाएगा, पैसा जाएगा, एडवोकेट ले जाएगा, पूरी हमारा नाम बदनाम हो जाए, उससे अच्छा तो हम घर में बैठ के उसका सॉल्यूशन लाए। तो उसके कारण भी बहुत सारे, मतलब वो सब चीजें बिजनेस के रोल्स में, वो पॉइंट ऑफ व्यू बिजनेस देख रहा, वो धर्म अध्यात्म वो सब साइड में छोड़ दे। दूसरा कि एक क्रिया होती है हमारे में सामयिक की, 48 मिनट्स, कोई भी संसाधन के बिना, किसी भी मोबाइल वगैरह उपकरण के बिना, कुछ भी लिए बिना आपको जाप में बैठना है, या तो आज के परिप्रेक्ष्य में देखें तो मेडिटेशन में बैठना है, वो बैठना है। तब तक आपका मन शांत हो, आपके मन में से जो भी कचरा है वो निकल जाए, किसी के प्रति जो भी प्लस माइनस हुआ है वो सब निकल जाए। तो कहीं ना कहीं पे वो सब चीज़ें ऐसी होती है कि आपसी सामंजस्य बिछाता है। ये आपसी सामंजस्य, मैं आपको ऐतिहासिक उदाहरण बताऊँ कि आप शायद लाल किले गए रहेंगे। लाल किला के बराबर सामने लाल मंदिर है, लाल किले के बराबर सामने है। ये औरंगजेब ने हजारों हिंदू मंदिरों तोड़े, जैन मंदिरों भी तोड़े, वो उसके बराबर सामने जैन मंदिर था, उसने क्यों नहीं तोड़ा? एक स्वाभाविक प्रश्न है, क्योंकि जैन मंदिर, लाल किला बना उसके पहले का जैन मंदिर है, उसके बाद लाल किला बना। बाबर से लेके
औरंगजेब और बहादुर शाह तक सबके सामने बिल्कुल आज के समय में भी आप दूरी देखो तो मुश्किल से 1 किलोमीटर भी नहीं है, 500-700 मीटर ही है। लाल मंदिर और लाल किले क्यों नहीं तोड़ा? तो उस समय ये एक सामंजस्य बिठाया। वो सामंजस्य दिल्ली के आसपास में अच्छा बिठा रहा, बाकी तो वो जो जहाँ वो खुद चढ़ाई करता था वहाँ नहीं किया उसने। जो उसके जो भी सेनापति है वहाँ सब ध्वस्त हुआ। तो औरंगजेब अच्छा था वो नहीं चीज नहीं है, लेकिन एक सामंजस्य सामने से बिठाया गया, सामंजस्य सामने से बिठाया गया तो वो चीज कहीं ना कहीं पे भी कोई भी हो उसके साथ सामंजस्य बिठाए तो वो चीज प्रॉपर रहे। दूसरा कि मेन कारण है CSR के। जब भी आप CSR एक्टिविटी, वही चीज महाजन परंपरा, जैसे मैंने पाजरा पुल बोला, आज भी एशिया की सबसे बड़े हॉस्पिटल है सिविल हॉस्पिटल। सिविल हॉस्पिटल का डोनेशन उस समय उसका पायोनियर हठी सिंह जी ने सिविल हॉस्पिटल, उस समय की एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल, आज भी एशिया की सबसे बड़ी हॉस्पिटल है। उन्होंने जब दिया था तो उन्होंने पूरा जमीन दिया और अच्छा से अच्छा फंड भी दिया। दूसरी अहमदाबाद की हॉस्पिटल है VS हॉस्पिटल, वाड़ीलाल साराभाई हॉस्पिटल, वो भी जैन कम्युनिटी से है। तो एक दूसरा देने के बाद कहीं पे भी धर्मांतरण का भाव नहीं रखा। ये यहाँ पे आने वाला नमस्कार नवकार महामंत्र बोले, वो जैन मंदिर में आए, वो ये करे या जैन बने, उसको जैन साहित्य दे, कहीं पे भी धर्मांतरण का एक भी प्रयास नहीं किया। जो जिसमें जिनकी श्रद्धा है, जिनके जिनकी आस्था है, वही उसका फॉलो करे। वो हमारा एक कर्तव्य है कि हमने उसको बना दिया। वैसे आप गुजरात में कोई भी सिटी में चले जाओ, आज से 50 साल पहले की जो भी हाई स्कूल रहेगी उसमें से 75% हाई स्कूल सुरेंद्रनगर में सीऊसा हो या भाई जामनगर में MP सा हो, कुछ भी हो, वो पूरी हाई स्कूल है, पूरी कॉलेज, पूरी यूनिवर्सिटी। जब सेल्फ फाइनेंस नाम का तो शब्द ही नहीं जन्मा था, बराबर। गवर्नमेंट की लिमिटेशन थी, हम गेहूँ भी बाहर से लाल गेहूँ मंगवाते खाते थे, तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कहाँ से बने, वो पॉसिबल नहीं था। कोई भी सिटी में चले जाओ, 30-40 साल पहले की कोई भी हाई स्कूल, कोई भी वो जैन कम्युनिटी ने बनाई है। तो पैसा कहाँ से आया? व्यापार से आया। आप मान लीजिए ऐसा नहीं, आप माउंट आबू जाओ, माउंट आबू में एक तो प्राचीन जैन देलवाड़ा के डेरे बोलते हैं, जिनकी वो कला कारीगरी बहुत बहुत अच्छी है। वही संकुल में एक मंदिर का प्लिंथ लेवल भरा हुआ पड़ा है, पूरा मंदिर नहीं बना है, प्लिंथ लेवल भरा हुआ। वहाँ का गाइड आपको बताएगा कि यह मंदिर भामाशाह बनाने वाले थे, लेकिन उनको पता चला कि भी राणा प्रताप जी संघर्ष में है और उनको अभी खाने के लिए भी एक आती है कि वो घास की रोटी खाते हैं। वो हिंदुत्व तो बताने, हिंदुत्व की रक्षा के लिए, हिंदुत्व को बचाने के लिए वो चले थे। भामाशाह को जैसे पता चला तो उस समय राणा प्रताप को सहाय करना मतलब अकबर की नाराजगी बोलना, क्योंकि अकबर और राणा प्रताप सामने थे। राणा प्रताप को सहाय करना मतलब अकबर की नाराजगी बोलना। फिर भी वो भामाशाह ने राणा प्रताप को कई लाखों, मतलब उसका फिगर तो हम आज के दिन में नहीं डाल सकते, कई लाखों में वो पैसा राणा प्रताप को अर्पण किया। राणा प्रताप उनमें से युद्ध लड़े और हिंदुत्व की रक्षा हुई, हमारी संस्कृति की रक्षा हुई, तो दीर्घ दृष्टि हुई। मान लीजिए कि गुरु नानक की परंपरा के एक साहबजादे, उनका नाम भूल गया मैं, उनकी मुस्लिम राजाओं ने उनकी बलि ले ली थी, वो औरंगजेब ने शायद, और उनका जहाँ पे देह पड़ा हुआ था तो वो देह, उतनी ज़मीन सिख परंपरा ने मांगी कि भाई ये इतनी आप ज़मीन दे दो हमें। तो वो जो उसका दीवान था उसने बोला ये जितनी ज़मीन आप मांग रहे हो उस पर आप हमें सोने के सिक्के हमें आप लगा के दो तो उतनी ज़मीन हम दे देंगे। आज दिन तक विश्व की सबसे बड़ी, सबसे कॉस्टली ज़मीन का सौदा वो हुआ है। आज दिन तक सोने की कॉस्ट तो हर हमेशा बढ़ती रहती है, आज दिन तक इससे महंगी ज़मीन का सौदा पूरे विश्व में नहीं हुआ है। उन्होंने सोने के सिक्के लगाए तो दीवान आया, तो सोने के सिक्के से लाइन में गोल गोल नीचे लगाए हुए थे। तो उन्हें ऐसा नहीं मुझे एक सीधा लाइन में चाहिए, मतलब मैं खड़ा चाहिए।
तो ठीक है। तो फिर वो दीवान टोडरमलजी जैन, वो इतिहास में उसका आपको नाम मिलेगा। दीवान टोडरमलजी जैन ने वो सिख, जो साहबजादे थे वो सिख परंपरा के थे, जैन परंपरा के नहीं थे। तो फिर भी दीवान टोडरमलजी जैन ने ठीक है अपने सिख परंपरा के पास मर्यादा थी संसाधन की उस समय, क्योंकि उनके युद्ध वगैरह सब हुए थे, सब उन्होंने भी संस्कृति की रक्षा करते हुए बहुत सारा न्योछावर किया था। तो टोडरमलजी जैन ने वो सिक्के लाइन में लगाए और वो सिक्के दीवान को दिए, और दीवान ने वो फिर जमीन सिख समुदाय जहाँ आज पवित्र गुरुद्वारा खड़ा हुआ है, और वो गुरुद्वारा वो आज भी मान लो कुछ ऐसा समय आता है तो जैन समाज के साथ सिख समाज हमेशा खड़ा होता है। कि बीच में समझ सिख का एक इश्यू आया था आज से 2 साल पहले, तो सिख समाज ने बिना मांगे समर्थन दी जाती है कि हमारा ये हमने हमारे गुरु के साहबजादों के लिए इन्होंने न्यायावर किया था, तो आज हमारी फर्ज बन रही है। तो आज के समय में भी तो वो, क्योंकि वो तो टोडरमलजी जैन परंपरा थे, एक जैन परंपरा पूर्ण अहिंसा में विश्वास रखती थी, सिख परंपरा कहीं ना कहीं पे संस्कृति बचाने के लिए वो तो तिरपान तलवार सब साथ में रखते हैं, वो हिंसा परंपरा में थी, विश्वास करते थे। फिर भी सामंजस्य बिठाने के लिए वो पैसा दिया, और वो पैसा तो वो आज पवित्र गुरुद्वारा वहाँ पे खड़ा है। मतलब समाज को देने की भावना होती है, उस पर समाज ज़्यादा विश्वास करता हो, और वही चीज़ आज के समय में वो काम करती हो। दूसरा कि मैंने बोला कि एक चीज़, और दूसरा कि बिजनेस में क्या है, आखिर में ये जैन बच्चा जब छोटा होता है 12-13 साल का, 14 साल का, उसको पहले के समय में दुकानें थी, घर पे बोलते तो दुकानें पापा को टिफिन दे दिया, आधा घंटा पापा खा ले तब तक बैठना, मतलब वो व्यापार पे उसने उसी टाइम से बैठना चालू कर दिया होता है। तो बाद में तो आज क्या होता है, अभी धंधे में नहीं डालना है, अभी बाद में डालेंगे, अभी इसकी पढ़ने की उम्र है, अभी उस प्रैक्टिकली साथ में होता ही नहीं है। फिर जनरेशन क्राइसिस समझ नहीं पाता था। समझ नहीं पाता वो प्रैक्टिकली, वो सब किताबी ज्ञान होता है, वो जो एक्स बता वाई बात वाई बता जेड, वो कुछ प्रैक्टिकल लाइफ में काम नहीं आता है। वो ठोस थीटा बीटा सब आता है, वो प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ काम नहीं आता है। तो वो उसको बोलते तू दुकान पे जाती आ, तू पापा को टिफिन, अच्छा पापा 2 दिन बाहर जाने वाले हैं, शादी में जाना, तेरे तो दुकान में बैठ बनाए, उसको बोला नहीं जाता तेरे तो दुकान समझ, तो बैठना। तो अपने आप को बिजनेस को समझता जाएगा, अपने आप को सीख जाता है। वेकेशन में भी हमारे यहाँ पे ऐसी प्रणाली है, एग्जाम्पल मेरी बेटी अभी आ रही है, SSC 12वीं में मेरी बेटी पढ़ रही है, तो वो वेकेशन में आती है हॉस्टल में से, तो हम लोग उसको बिजनेस मीटिंग में साथ में बिठाते हैं। वो मेरी 11वीं कक्षा में बेटी, तो अभी इराक की पार्टी आई थी, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, उसको हिंदी नहीं आती थी, वो मेरी बेटी ने दोनों का ट्रांसलेशन करके हमारा 15 लाख का ऑर्डर 20 लाख का ऑर्डर फाइनल किया। तो वो चीज़ें उससे अनकॉन्शियस माइंड में डे 1 से होती है, अनकॉन्शियस माइंड में डे 1 से होती है वो चीज़ें। इसलिए और बहुत सारे रीज़न है, लेकिन मेन चीज़ है सामंजस्य बिठाना और शांत मन, शांत मानसिक अवस्था, वो दो उसमें मुख्य चीज़ मेन चीज़ है। और दूसरा तीसरा कि भाई गुरुजनों के प्रभाव के कारण आज दिन तक, भले ऐसा बिल्कुल नहीं है, ऐसा नहीं है, फिर भी दूसरी कम्युनिटी के प्रमाण में 1% से भी कम व्यसन वाले लोग जैन समाज में है। नहीं है ऐसा नहीं है, काल का प्रभाव है, सब चीज़ है, लेकिन और जो मेन चीज़ है वो स्टेटस का सिंबल नहीं बना है। आज कुछ समाज में तो हमारे घर के अंदर हमने बार बनाया हुआ है, जैसा प्राउडली बोलते हैं, या तो हमारे घर में तो संडे तो XYZ ब्रांड की विस्की आती है, वो प्राउडली बोलते हैं, शादी में भी परोसा जाता है, वो कई समाज में कॉमन है कि भाई हम, लेकिन वो कहीं ना कहीं पे हमारे समाज में आज भी वो सामाजिक शर्म का विषय है कि कहीं कोई तो वो जाहिर नहीं, वो प्राउड नहीं फील करता, वो सामाजिक शर्म का विषय बनता। तो राजू भाई थैंक यू। आई थिंक हमने बहुत सारे टॉपिक पे चर्चा किया, कॉस्मेटिक, मल्टीपल डिस्कस हुई हमारी और नॉर्मल टॉक हुई। तो दिस इज समथिंग हमने बहुत कुछ सीखा, एंड स्पेशली थैंक यू फॉर कमिंग टू अस फ्रॉम आप सब बहुत बहुत आभार, एंड आपने सुनने का आपका इम्पोर्टेंट टाइम डे और टाइम से, तो आपका भी बहुत बहुत आभार। थैंक यू।